नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो मैक्सिमम स्पेसिंग है ऑफ द स्टिरअप ऑफ द इन अ बीम एज पर IS 456। तो बेसिकली IS 456 और 2000 के बारे में ये पूछ रहा है कि जो स्पेसिंग होगी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्पेसिंग ऑफ अ स्टिरअप विल भी कितनी होगी। तो IS 456 2000 में जो हमारा क्लॉज है, क्लॉज नंबर कौन सा है हमारा, दैट इज द क्लॉज नंबर हमारा कितना था 26.5.1.5 है। अच्छा, इसमें क्या लिखा है कि इसने बोला है कि जब हम मैक्सिमम वो देखते हैं ना, मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन द स्टिरअप, तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारी स्पेसिंग होनी चाहिए, जो हमारी स्पेसिंग होनी चाहिए फॉर द स्टिरअप वो क्या होनी चाहिए, बेसिकली वो होनी चाहिए जो भी लेसर आए, किससे आए लेसर, एक तो 0.75 इंटू द इफेक्टिव डेप्थ रहेगी, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी है बेसिकली, पर साथ में एक और चीज है यहाँ पे 300 mm से, तो ये दोनों से जो भी लेसर रहेगा ना, वो बेसिकली क्या रहेगा हमारा स्पेसिंग रहेगी बिटवीन द स्टिरअप। और यहाँ पे बोला कि जो मैक्सिमम स्टिरअप रहेगी वो कितनी रहेगी, बेसिकली हमारा 300 mm जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और चीज है यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखा होता 0.75 इंटू 401 रहता, तो बताओ मुझे, अगर जो डी रहता ना, हमारा जो डी है वो है हमारा 0.4 mm है, ठीक है, तो 4.1 जो है हमारा क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, तो उस टाइम पे हमारी क्या रहती, मल्टीप्लाई बाय 401 क्या रहती है उस टाइम पे। देखो यहाँ पे क्या है कि जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है, देखो 300.75 आ रहा है। तो अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से 300.75 या 300 mm, इन दोनों में से कौन सा वाला लेंगे हम, बताओ। देखो एक्सीड किससे नहीं करनी चाहिए, 300 mm से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तो ये इसकी मैक्सिमम अपर लिमिट है। तो चाहे ऊपर की वैल्यू चाहे जितनी भी आए हमारी इफेक्टिव डेप्थ वाली, आपको 300 mm से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आती 299 आती, तब कौन सी लेते आप बताओ, तब भी हम कौन सी लेते, 300 mm लेते। क्लियर हो गया इतना? बेसिकली ये मैं रिकॉर्ड कर रहा था, अभी दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, द फ्लो इज सेड टू बी द क्रिटिकल। अच्छा, क्रिटिकल क्या होता है, बेसिकली इट इज अ ट्रांजिशन स्टेट जहां पे सुपर क्रिटिकल जो हमारा फ्लो रहता है वो जब हमारा कन्वर्ट होता है किसको, सब क्रिटिकल फ्लो को होता है, सब क्रिटिकल फ्लो को होता है। तो सुपर क्रिटिकल एक तरह का क्या है, एक तरह के ऐसा फेज है, ट्रांजिशन फेज है, जहां पे सुपर क्रिटिकल या फिर सब क्रिटिकल जो है सुपर क्रिटिकल की तरफ जाएगा, या फिर सब क्रिटिकल या फिर सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल की तरफ जाएगा। समझ में आपको क्रिटिकल के बारे में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, है। और जब हम बात करते हैं फ्राउड नंबर की ना, तो फ्राउड नंबर हमें को क्या बताता है, हमें को ये बताता है कि जो हमारा फ्लो है, ठीक है, जो हमारा फ्लो है वो किस टाइप का है, उसका क्या टाइप है। बेसिकली जब हम बात करेंगे किसकी, जैसे यहाँ पे लिखा है कि फ्राउड नंबर 0 है, तो ये रियलिस्टिक वैल्यू नहीं है, ये रॉन्ग वैल्यू है, 0 कुछ भी नहीं होता, ठीक है, नॉट रियल, इट इज नॉट रियल। और जब हम बोलेंगे फ्राउड नंबर इज, हमारा क्या लिखा है यहाँ पे, फ्राउड नंबर जो है हमारा दैट इज लेस देन 1, तो यहाँ पे जो हमारा फ्लो होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो फ्लो होगा हमारा स्लो, और इसको हम क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल। क्या बोलते हैं इसको हम, सब क्रिटिकल फ्लो को बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं, वैसे फ्राउड नंबर क्या होता है, बेसिकली फ्राउड नंबर होता है V/√G/D होता है। तो जितना ज्यादा फ्राउड नंबर होगा उतना ही ज्यादा वेलोसिटी होगी, यानी जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा फ्राउड नंबर होगा, क्योंकि फ्राउड नंबर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा फ्राउड नंबर, और जितनी कम वेलोसिटी उतना कम फ्राउड नंबर। तो जब हम सब क्रिटिकल की बात करते हैं तो उस पे जो फ्लो की वेलोसिटी होती है वो बेसिकली क्या होती है, स्लो होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फ्राउड नंबर वहां पे ज्यादा रहेगा, सॉरी फ्राउड नंबर वहां पे क्या रहेगा, कम रहेगा एज कंपेयर टू 1, क्योंकि सब क्रिटिकल फ्लो है, तो वहां पे फ्लो क्या रहेगा, बेसिकली स्लो रहेगा। लेकिन फ्राउड नंबर जब 1 होगा तो वो कौन सा स्टेट होगा, हमारा क्रिटिकल स्टेट होगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इट इज अ क्रिटिकल स्टेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिस फ्लो इज सेड टू बी क्रिटिकल, जब फ्राउड नंबर हमारा क्या होगा, 1 होगा, तो इट इज राइट आंसर। और फ्राउड नंबर जब हमारा ग्रेटर देन 1 होगा तो हम क्या बोलेंगे, वो केस कौन सा होगा, जब वेलोसिटी जो है वो पानी की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, तो फ्राउड नंबर भी ज्यादा होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, सुपर क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा, सुपर क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो में बेसिकली क्या होता है, जो हमारी वेलोसिटी ऑफ द फ्लो रहती है वो ज्यादा ही रहती है। क्लियर हो गया। और उसकी डेप्थ कितनी रहती है, डेप्थ रिलेटिवली कम रहती है, डेप्थ रिलेटिवली कम रहती है। तो ये क्या हो गया हमारा 37 में क्या बोला है कि जब फ्लो इज सेड टू बी क्रिटिकल, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि फ्राउड नंबर जो है इज इक्वल्स टू 1 होगा। क्लियर हो गया। ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन, हमारा किससे था, फ्लूइड से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सीमेंट। क्या है हमारा, दैट इज द, अच्छा इसमें ना आपको एक और चीज याद रखनी है। देखो याद क्या मतलब, ये चीज समझनी है आपको कि कंसिस्टेंसी ऑफ अ सीमेंट का क्या मतलब होता है। ये ना एक एबिलिटी है, किसकी, सीमेंट की एबिलिटी है। सीमेंट की एबिलिटी मतलब सीमेंट का जो भी हमारा पेस्ट होगा ना, उसकी एक एबिलिटी है कि वो ना एक यूनिफॉर्म वर्केबिलिटी हमें प्रोवाइड करे। यूनिफॉर्म वर्केबिलिटी जो है, वर्केबिलिटी जो है वो हमें प्रोवाइड करे। यानी वर्केबिलिटी मींस टू से कि वो फ्लो अच्छे से कर सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि अगर आपने वर्केबिलिटी इंक्रीज करनी है तो आप उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला दो। मतलब हम ऐसा सीमेंट का पेस्ट चाहते हैं ना जो कि ज्यादा फ्लूइड ना हो, ठीक है, और ना ही वो ज्यादा ड्राई हो। हम उसके बीच वाली कंडीशन चाहते हैं, ऐसी कंसिस्टेंसी सीमेंट पेस्ट की कि वो बिल्कुल वर्केबल हो। वर्केबल मींस टू से कि वो बिल्कुल जब हम पाइप से फ्लो करें तो पाइप से बिल्कुल इजीली जो है वो फ्लो हो जाए। अगर आप ऐसा करोगे कि उसमें एक्स्ट्रा पानी डालोगे, जब हम उसमें एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो क्या होगा, अब देखो एक्स्ट्रा पानी डालने की वजह से सीमेंट की वर्केबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हमारे को यूनिफॉर्मिटी भी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी मींस टू से कि ऐसे ना हो कि सीमेंट जो है वो नीचे नीचे रह जाए और पानी जो है वो फ्लो कर जाए। हम क्या चाहते हैं, सीमेंट और पानी दोनों एक मिक्स कॉन्टिनेंट में मिक्स में रहे, और इस मिक्स की वजह से क्या है कि वो अच्छे से फ्लो कर सके। तो वही चीज बोल रहा है कि हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट को, तो हमें कौन से वाले टेस्ट लगाने पड़ेंगे। अब आपको पता लगेगा कि हमारा क्या है, जो हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट है उसका क्या मतलब है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमको कि ऑप्शन दे रखे, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। तो इन सबको ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लीड चार्ली टेस्ट। अच्छा, जो लीड चार्ली टेस्ट होता है ना, ये किस लिए यूज होता है, अगर मुझे सीमेंट की साउंडनेस पता करनी है ना, सीमेंट की अगर मुझे साउंडनेस को पता करना है ना, यानी मुझे एक चेक करना है कि सीमेंट जो है उसकी जो सेटिंग टाइम है क्या है, उसका जो भी उसकी सेटिंग है ना, सेटिंग के बाद अगर वो जो हमारा सीमेंट है सेटिंग के बाद अगर वो एक्सपैंड नहीं कर रहा है,
क्या नहीं कर रहा है, वो एक्सपैंड नहीं कर रहा है या एक्सपैंड कर रहा है, वो चीज किससे टेस्ट करूंगा मैं बोल रहा हूं कि देखो अगर हम सीमेंट पेस्ट लेते हैं, उस सीमेंट पेस्ट के मुझे साउंडनेस चेक करनी है। साउंडनेस मींस उसे कि वो सेटिंग के बाद अगर वो उसका वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर वो मुझे चेक करना है तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, ली चार्ली टेस्ट का इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर साउंडनेस टेस्ट करनी है हमारे को सीमेंट की और चेक करना है कि वो सेटिंग के टाइम एक्सपैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो हम ली चार्ली टेस्ट से पता करेंगे। ठीक है, तो हमें कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट क्या ली चार्ली प्रिंसिपल से मिलेगी, बताओ, सॉरी टेस्ट से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ, नहीं मिलेगी ऑब्वियसली। तो ये क्या है हमारे लिए रॉन्ग आंसर हो जाएगा इसके लिए। सेकंड क्या है हमारे पास, दैट इज द साउंडनेस टेस्ट। तो ये भी क्या करता है, हमारी जो भी हमारा सीमेंट पेस्ट है उसकी जो हमारी वॉल्यूम स्टेबिलिटी है ना, वॉल्यूम की जो भी हमारी स्टेबिलिटी है, अगर उसके बारे में हमें जानना होगा तो मैं साउंडनेस टेस्ट इस्तेमाल करूंगा। और यानी सीमेंट वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा वो चेक करना है मुझे, तो मैं उसके लिए भी साउंडनेस टेस्ट करूंगा। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट तो मुझे यहाँ पे भी नहीं मिल रही। लेकिन जब नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, फाइनेस्ट टेस्ट की बात करते हैं, तो ये टेस्ट हमें बताता है कि सीमेंट कितना ज्यादा फाइन है या फिर बारीक है, उसके बारे में हमको कौन इन्फॉर्मेशन देगा, फाइनेस्ट टेस्ट देगा कि ये कितना ज्यादा, जो भी हमारा सीमेंट पेस्ट है उसमें कितना ज्यादा हमारा फाइनेस है। सीमेंट पेस्ट की फाइनेस को अगर टेस्ट करना है तो फाइनेस्ट टेस्ट होता है उसके लिए। ठीक है, तो क्या ये हमारे को कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के बारे में बताएगा? डेफिनेटली हमें कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के बारे में नहीं बताएगा। तो कौन ऐसा टेस्ट जो हमारे को बताएगा, वो हो गया हमारा विकेट टेस्ट। विकेट टेस्ट क्या बताएगा हमारे को कि ये टेस्ट हमारे को बताता है कि कितना पानी डालने पर, कितना पानी में से कितना वाटर कंटेंट अगर हम इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा सीमेंट का पेस्ट है, सीमेंट नहीं खाली, सीमेंट का जो भी हमारा पेस्ट है वो एक वर्केबल सीमेंट पेस्ट बन जाएगा, वर्केबल सीमेंट पेस्ट बन जाएगा। तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि विकेट टेस्ट हमको ये चीज बताएगा, जो भी हम सीमेंट पेस्ट को देख रहे हैं कि कितना उसमें वाटर कंटेंट इंक्रीज करने पर हमारे को या डिक्रीज करने पर हमारे को क्या है, उसकी वर्केबिलिटी जो है, प्रॉपर वर्केबिलिटी जो है मुझे अचीव होगी। तो वो कौन बताता है हमको, विकेट टेस्ट बताता है। और ये टेस्ट क्या बताता है, ये टेस्ट ना हमें सीमेंट की जो सेटिंग टेस्ट है ना, जो भी हमारी सेटिंग टेस्ट है उनका जो एक बेस बनाने के लिए यूज होता है। हमारे क्या होता है, सेटिंग टेस्ट लगाते हैं हम जब भी, तो उसके लिए जो सबसे पहला वाला प्रोसेस होगा ना, वो होगा विकेट टेस्ट। उससे हमें पता चलेगा कितना पेस्ट हम वर्केबल बनाएंगे, फिर वर्केबल के बाद उसकी जो सेटिंग टेस्ट है उसके बाद करेंगे हम ये प्रोसेस। ठीक है, ये उसके बाद होता है। ये वैसे बेसिकली बहुत लंबा चौड़ा है इसके बारे में, बस आपको छोटा चीज क्या जाननी है कि अगर जी कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट चेक करनी है तो क्या करूंगा मैं, विकेट टेस्ट का इस्तेमाल करूंगा। ली चार्ली टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल करूंगा मैं, अगर मुझे साउंडनेस चेक करनी है, यानी उस वॉल्यूम बढ़ा है कि नहीं वो चेक करना है तो। और साउंडनेस टेस्ट भी उसी के लिए। और फाइनेस टेस्ट क्या है, किसी भी सीमेंट पेस्ट में अगर मुझे फाइनेस देखनी है तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विकेट टेस्ट क्या होगा, बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया हमारे पास क्या है कि अगर जी कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट को चेक करो तो उसके लिए विकेट टेस्ट करो। क्या टेस्ट करना है, विकेट टेस्ट करना है। ली चार्टी किसके लिए, साउंडनेस के लिए। साउंडनेस किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। फाइनेस किसके लिए, फाइन देखने के लिए कि सीमेंट पेस्ट हमारा कितना ज्यादा फाइन है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, द मिनिमम स्लोप, मिनिमम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मिनिमम स्लोप है फॉर द ड्रेनेज पाइप इन अ बिल्डिंग इज जनरली वो कितना रहेगा, 120, 1/30, 140 या फिर 150। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है ना, हमारा बात कर रहा है स्लोप फॉर द ड्रेनेज पाइप। बेसिकली जब हम बात करते हैं ना बिल्डिंग ड्रेनेज पाइप की, बिल्डिंग ड्रेनेज अगर मैं पाइप की बात करूँ ना, तो नॉर्मली जो मिनिमम रहता है ना वो पता कितना रहता है, 1/50 रहता है। 1/50 रहता है। मतलब क्या है 1/50 का मतलब कि हर 50 यूनिट पर, हर 50 यूनिट, हर 50 हॉरिजॉन्टल, हर 50 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर एक वर्टिकल, यानी हर 50 यूनिट पे एक यूनिट जो है वो क्या आएगा, वर्टिकल फॉल आएगा। यानी ये हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल पे एक वर्टिकल यूनिट जो है वो फॉल करेगा। अब अगले 50 पे कब फॉल करेगा, यहाँ पे फॉल करेगा, यानी 1 यूनिट यहाँ पे फॉल करेगा, फिर अगले 50 पे 1 यूनिट यहाँ पे फॉल करेगा, ऐसे नीचे नीचे। तो वही बोल रहा है कि 1/50 जो है वो बेसिकली किसके लिए, मिनिमम स्लोप है फॉर द ड्रेनेज पाइप किसी भी बिल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको पता लगा क्या बोला 1/50। ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे कि जब हम बात करें मिनिमम स्लोप फॉर द ड्रेनेज पाइप इन अ बिल्डिंग इज जनरली वो कितना दिया जाता है, 1/50 दिया जाता है। यानी एक वर्टिकल और 50 हॉरिजॉन्टल, मतलब 50 यूनिट अगर जो हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो एक वर्टिकल आपको फॉल करना पड़ेगा। वही किसके लिए, मिनिमम स्लोप फॉर द ड्रेनेज पाइप इन अ बिल्डिंग जनरली। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखते हैं, अगर जब हम 1/20 करेंगे ना तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम 50 यूनिट जा रहे थे, यानी एक 50 यूनिट पे एक फॉल कर रहे थे, एक 50 यूनिट पे एक फॉल कर रहे थे। 120 पे क्या होगा कि 20 पे ही एक फॉल हो जाएगा। तो इसकी जो हमारी स्लोप रहेगी जनरली वो क्या रहेगी, बेसिकली ये ज्यादा स्टीप स्लोप होगी, ये ज्यादा स्टीप स्लोप होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमारा फॉल होगा ना वो जनरली क्या रहेगा, फास्ट फ्लो रहेगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगी हमारी ड्रेनेज की, सॉरी पाइप की भी रहेगी, और जो इससे फ्लो होगा वो भी क्या रहेगा, वेरी फास्ट रहेगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, इतनी ज्यादा स्लोप जो है वो अननेसेसरी है, तो इतनी देनी ज्यादा जरूरी नहीं होती। 1/20 जो है वो देनी ज्यादा जरूरी नहीं होती। ठीक है, और जब हम 1/30 की बात करेंगे ना तो ये 1/30 भी क्या है, इससे थोड़ी सी कम होगी, है ना। तो इससे कम होती रहेगी, ऐसी होगी 1/40, और 1/50 क्या है, ऐसे करके होगी। यानी इतनी मतलब इतनी ज्यादा स्टीप नहीं होगी। तो जो जनरली हम यूज करते हैं और जो स्टैंडर्डली हम मिनिमम स्लोप लगाते हैं ताकि क्या है, वाटर का जो फ्लो है वो मेंटेन रहे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी हमारा वाटर का फ्लो रहे वो हमारा मेंटेन रहे। मेंटेन मींस उसे कि देयर शुड बी नो ब्लॉकेज ओवर देयर, नो ब्लॉकेज, ब्लॉकेज को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, तो ऐसी स्लोप दो ताकि हम वाटर को फ्लो भी करें। फॉर एग्जांपल मान लो आपका जो वॉश बेसिन है ना, आपका जहां पे आप क्या करते हो, बर्तन वगैरह धोते हो, तो अगर जो बर्तन वगैरह धोते हो और उसकी पाइप मान लो कि 10 मीटर है। ठीक है, एक एग्जांपल समझते ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में हम क्या बोलते हैं कि मान लो जो आपका वॉश बेसिन है ना, अब उस वॉश बेसिन की अगर जो हम पाइप की बात करें वो कितनी पाइप है, वो जो ड्रेनेज को जा रही है हमारी पाइप, मान लो हमारा वॉश बेसिन है। ठीक है, अगर कोई पाइप जो है आपकी ड्रेनेज को जा रही है, मतलब ये आपका क्या है, ड्रेनेज है, मान लो ये हमारा क्या है, ड्रेनेज, इट इज अ ड्रेनेज। और आपकी जो पाइप है, आपकी क्या है, जो भी पाइप है उस पाइप की हमारी लेंथ मान लो कितनी, 10 मीटर है। ठीक है, तो 10 मीटर को सेंटीमीटर में 1000
सेंटीमीटर हो गया। अब हम आपको क्या बोला है कि जनरली जो ये बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग में वॉश बेसिन होगा, तो जो बिल्डिंग है वहां पे अगर जो मुझे 1/50 लगाना है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, 1000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 50, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो जाएगा, 20। तो हम क्या बोलेंगे कि वॉश बेसिन जब हम बात करेंगे 10 मीटर की जो भी हमारी पाइप रहेगी, इसके लिए हमें जितना स्लोप देना पड़ेगा वो स्लोप कितना होगा, फ्रॉम वॉश बेसिन से लेकर वहां से लेकर वॉश बेसिन से लेकर स्लो नीचे ड्रेनेज तक, इसकी कितनी रहेगी हमारी स्लोप, दैट विल बी 20 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये किस तरह से रहेगी, ऐसे रहेगी, ठीक है, ऐसे करके रहेगी। तो जब हम वॉश बेसिन से कैलकुलेट करने जाएंगे ना, तो ये आएगी हमारी 20 आएगी। क्लियर हो गया इतना कि कैसे निकालना है। अगर जो हमको कोई भी पाइप दे दियो, उस पाइप मान लो 10 मीटर की पाइप है और ये जो पाइप है 10 मीटर की है और हमको ड्रेनेज तक पहुंचानी है, तो हम इसमें स्लोप कितनी प्रोवाइड करेंगे। अब मिनिमम स्लोप जो है आप 20 सेंटीमीटर अप्लाई करो, ठीक है। 20 जनरली जो है इसके लिए बिल्डिंग्स के लिए इतनी होती है, ठीक है। आप अगर और स्टीप करोगे तो आपकी और अच्छे से जाएगी, ठीक है। वर्टिकली होगी तो 90 होगी तब तो और भी अच्छे से बिल्कुल सीधी नीचे जाएगी। तो ऐसे इतनी तो नहीं देते हैं, पर इतनी तो देते ही है, 120 120 130 140। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। क्या है अगला क्वेश्चन, जो हमारा रिएक्शन टाइम होता है ऑफ एन एवरेज ह्यूमन ड्राइवर इज कंसीडर्ड एज, क्या कंसीडर किया जाता है बताओ, दैट इज 2.5 सेकंड जो है वो कंसीडर किया जाता है। 2.5 क्या बोलते हैं हम, जब हम देखो इसमें तीन चीजें होती है, एक तो होती है देखो मिनिमम, एक होता है हमारा एवरेज या फिर स्टैंडर्ड, है ना, एवरेज या फिर स्टैंडर्ड होता है, और एक होता है हमारा क्या, मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी होगी, 2.5 सेकंड। यही क्वेश्चन पूछा था हमें, कौन सी बतानी है, मैक्सिमम। अब एवरेज स्टैंडर्ड क्या होती है, दैट इज 1.5 1 सेकंड जो है किसी भी जो ह्यूमन ड्राइवर है ना उसकी एवरेज, अच्छा एवरेज पूछिए, सॉरी एवरेज पूछिए यहाँ पे, तो एवरेज जो है रहेगी, एवरेज जो यहाँ पे रहेगी मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम कितनी है, 2.5 सेकंड मैक्सिमम है, राइट। 1.5 सेकंड कितनी है, एवरेज स्टैंडर्ड है, जो कि हमारे को किसमें बोलिए, आईआरसी ने रेकमेंड की है, कौन सी है, एवरेज स्टैंडर्ड जो है दैट इज द 1.5 सेकंड। अब जो सबसे मिनिमम है दैट इज द 1 सेकंड। 1 सेकंड क्या है हमारी मिनिमम पॉसिबल, जो हमारी क्या है कि किसी भी एवरेज ह्यूमन, जो हमारा ह्यूमन ड्राइवर है उसकी जो रिएक्शन टाइम है वो कितना रहेगा, मिनिमम से मिनिमम 1 सेकंड रहेगा, लेकिन एवरेज जो है वो 1.5 सेकंड रहती है, और मैक्सिमम कितनी 2.5 सेकंड रहती है, ठीक है। तो ये कितनी होगी हमारे पास, दैट इज द मिन, ये होगी मैक्स, ये कितनी होगी एवरेज, ठीक है। ये क्या है, जो 1 सेकंड है वो एवरेज नहीं है, 1.5 सेकंड क्या बेसिकली एवरेज है, 2.5 सेकंड क्या मैक्सिमम है। तो यही चीज दिया हमारे को, किसने दिया है, आईआरसी गाइडलाइंस में, ठीक है, गाइडलाइंस में ये चीजें दी, किसमें दिया हमारे को, दैट इज द हाईवे के लिए, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी यहाँ पे कि एवरेज मैक्सिमम कितनी है, ये सब आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन में आएगा वो आप लिख देना। ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मेरे को लगता है मैंने करा दिया था। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है बेसिकली वो क्या होता है, उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसके, लाइफ, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। जेंडर इक्वालिटी जो है इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि लाइफ की एक्सपेंडेंसी, कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, और पर कैपिटा इनकम कितने मतलब नॉर्मली स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि जब हम बात करते हैं द प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल के बारे में, तो वो इन्वायरमेंटल एथिक के रिस्पेक्ट में उसका क्या मतलब है। देखो सबसे पहले बात ना आपको पता होना चाहिए कि प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल बेसिकली बोलता क्या है। ये पता क्या बोलता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आपने अगर डेवलप किया ना, और वो जो टेक्नोलॉजी है या फिर कोई आपकी ऐसी, एक तो टेक्नोलॉजी होगी, दूसरी होगी या तो फिर आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके कारण इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है, इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है, या फिर उसमें कोई हार्म हो रहा है, या फिर ऐसे बोलो कि भाई टेक्नोलॉजी और जो एक्टिविटी आप कर रहे हो इसकी वजह से इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो जब ये चीजें हो रही है ना, तो इसने बोला कि जब ऐसा होगा, जब कोई भी टेक्नोलॉजी आप लाओगे या फिर कोई भी नई एक्टिविटी आप कर रहे हो उससे इन्वायरमेंटल का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो आपको ना उसी टाइम उसे रोक देना चाहिए। क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए। आपको वेट नहीं करना चाहिए कि भाई ये जो हमारी टेक्नोलॉजी, बेशक आपके पास इसका प्रूफ अभी तक कंप्लीट प्रूफ ना हो, क्या नहीं हो, कंप्लीट प्रूफ ना हो। कंप्लीट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो प्रूफ होगा लेकिन उनके पास कंप्लीट प्रूफ नहीं कि ऐसा ही हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी से हो रहा है, तो ये बोल रही है ना कि हार्म होने से पहले ही आप क्या कर लो, उसको बचा लो। ये क्या बोलता है प्रिंसिपल बेसिकली, कि जो भी हमारी अनसर्टेनिटी है ना उसका वेट मत करो, आप जो भी हमारी अनसर्टेनिटी है ना उसका वेट मत करो, ठीक है, उसे पहले से ही बचाव करो, उससे पहले ही बचाव करो। तो ये टेक्नोलॉजी होगी या फिर आपकी कोई एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आपको कोई फर्टिलाइजर है, ठीक है, अभी नया फर्टिलाइजर आया है मार्केट में और बोला है कि भाई इसको आप इस्तेमाल करो। अब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जो प्लांट्स है ना, जो हमारा अंडर वाटर, ग्राउंड वाटर जो है ना हमारा, वो कंटेमिनेट हो रहा है। अब ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है, अगर इसको हम लॉन्ग मतलब कई सालों तक, लॉन्ग ईयर्स तक हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो अंडर वाटर, जो ग्राउंड वाटर होगा वो तो कंटेमिनेट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये बोला कि ऐसे केस में आपको क्या करना है कि आपको प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है, यानी पहले ही आप उस चीज को रोक दो और बाद में जो है आप उसका बाद में मतलब बाद के लिए वेट मत करो आप कि ये चीज जो है हमारी वो ठीक हो जाएगी बाद में, नहीं, इन चीजों का आप इस्तेमाल ही ना करो, इन सबको वहीं पे रोक दो अगर आपको ये चीज पता लगी कि वो इन्वायरमेंट को लॉस कर रहा है। क्लियर हो गया आपको मैंने जो भी बोला आपको कि प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल बेसिकली क्या है। देखो ये चीज जो है ना अभी की स्टेट में क्या है कि जब हम यूरोपियन यूनियन को देखते हैं ना, तो उनका जो प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल है ना वो मेन पार्ट है, उनकी लॉज का मेन पार्ट है। क्या है वो, मेन पार्ट है, वो मेन पार्ट है उनके जो इन्वायरमेंटल लॉज है ना, उस इन्वायरमेंटल लॉज का ये मेन पार्ट है। और इंडिया में भी इसको अडॉप्ट किया था, कौन से केस के अंदर, एक मतलब ऐसे तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, चलो रहने दो, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा आपसे ये चीज, पर अगर आपको नहीं लग रहा तो यहां देखो कौन सा केस है हमारा, इंडिया में भी इसको अडॉप्ट किया था सुप्रीम कोर्ट में ना, और सुप्रीम कोर्ट में इसको किस नाम से किया था, कौन सा केस था वो, दैट इज द वेलोर। तो मैं क्या बोल रहा था कि यूरोपियन यूनियन का ये एक मेन, यूरोपियन यूनियन का ना जो हमारा प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल है बेसिकली ये इन्वायरमेंटल लॉ का एक मेन पार्ट है। वैसे ही क्या हुआ था, इंडिया में भी एक केस हुआ था जिसके रिगार्डेड ना सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या बोला था कि प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल को आप इस्तेमाल करो। तो बेसिकली क्या है, ये एक केस है, अब आप याद रखना तो नहीं, याद रखो, वेलोर सिटीजन वेलफेयर केस, सिटीजन वेलफेयर केस,
ठीक है, ये केस था जिसके तहत क्या हुआ था, हमारा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अप्लाई हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन, यहाँ पे हमारे आंसर कौन कौन से, सबसे पहले अलाउ एवरीथिंग अंटिल द डैमेज अकर्स, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि वो चीज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बताती नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, वेट फॉर द साइंटिफिक प्रूफ बिफोर द एक्टिंग, नहीं हमने बोला कि देखो कंप्लीट प्रूफ हो या ना हो तब भी आपको ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैंने एग्जांपल से बता दिया आपको फर्टिलाइजर के, तो उससे भी आपको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या बोला, इग्नोर द स्मॉल एनवायरमेंटल कंसर्न। ठीक है, स्मॉल कब बिग बन जाएगी वो चीज हमको नहीं पता है, तो ये जो चीज है ना, ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए, तो ये चीज भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो राइट आंसर क्या है इसका, प्रिवेंट द हार्म इवन इफ द कॉज इज अनसर्टेन। ठीक है, समझ में आपको क्या ये क्वेश्चन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के बारे में पता लगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज गिवन अंडर विच आर्टिकल, तो बेसिकली ये पता है किस आर्टिकल में दिया है, दैट इज द आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, क्या बोला है आर्टिकल नंबर 32 में, ये ना एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल क्या है, इट इज एन फंडामेंटल राइट, ये हमारा क्या है, एक तरह का फंडामेंटल राइट है, और बेसिकली इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको ये भी बोला जाता है कि हार्ट और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है, तो आर्टिकल नंबर 32 को बोला जाता है। किसने दिया था आपको, बी.आर. अंबेडकर जी ने दिया था, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने दिया था। ठीक है, तो समझ में आपको आर्टिकल नंबर 32 क्या है, बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं, एक फंडामेंटल राइट है। बेसिकली ना ये इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है ना कि जैसे ही आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कोई भी फंडामेंटल राइट, एनी फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपकी वायलेट हो रही होगी ना, तो आप क्या करोगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे या फिर आप हाई कोर्ट जाओगे ना, और वहां पे आप क्या करा सकते हो, अपनी जस्टिस ले सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जाके या फिर हाई कोर्ट जाके। अगर आपकी कोई भी वायलेट हो रही है आपके कोई भी, अगर मैं बोलूं फंडामेंटल राइट्स ना, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि या तो आपका क्या राइट टू स्पीच हो गया, ठीक है, राइट टू स्पीच हो गया, या फिर क्या बात कर सकता हूं मैं, इक्वालिटी का हो गया, या फिर इक्वालिटी हो गई, ये सब हो गया ना, तो आप क्या करोगे अंडर द आर्टिकल 32 ना, आप इसको यूज करके क्या करोगे, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे, और वहां पे आप एनफोर्स कर सकते हो कि यहाँ पे देखो जी मेरी राइट ऑफ स्पीच जो है वो वायलेट की गई है, इक्वालिटी जो है मेरी वो वायलेट की गई है। तो आप वहां पे जाके क्या बोल सकते हो कि देखो हमारी जो एक केस भी था, बेसिकली आपने सुना होगा वो केस कौन सा है, मेनका गांधी वाला केस सुना था हमने, क्या किया था उनको, मेनका गांधी वाला बेसिकली क्या था कि उनकी जो पासपोर्ट है ना, उस पासपोर्ट को ना उन्होंने रद्द कर दिया था बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए हुए। तो उन्होंने, बहुत पहले का केस है ये, मतलब अभी तो नहीं सुना होगा, 1978 का बहुत पहले का केस है बेसिकली। तो वहां पे क्या हुआ था कि आर्टिकल, उसने क्या बोला था कि जब उन्होंने मेनका गांधी जी ने ना, जो आर्टिकल नंबर हमारा कौन सा है 21 है, दैट इज क्या है हमारा, दैट इज द लाइफ एंड जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल लायबिलिटी है ना, उसमें उन्होंने बोला कि मेरा वायलेशन हुआ है और मेरे को बिना इन्फॉर्म किए हुए कि मेरा जो पासपोर्ट है वो कैंसिल क्यों हुआ है। तो उसके अंडर, उसके तहत उसने ना आर्टिकल नंबर 32 पे सुप्रीम कोर्ट में जाके यूनियन ऑफ इंडिया पे केस ठोक गया था। ठीक है, तो फिर बाद में हमारी जो हाई कोर्ट है उन्होंने बोला कि देखो अंडर द आर्टिकल 32 आप ऐसा करो कि आप या तो उसका जो कैंसिल किया हुआ है पासपोर्ट उसको रिवोक करो, या फिर आप क्या बोलो इसके पीछे का रीजन दो। ठीक है, तो वो सब ये चीजें किसमें कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 32 में। तो आपको समझ में आया आर्टिकल नंबर 32 कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसमें चीजें हैं, ये सब आपको मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो गया, दैट इज द राइट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज गिवन अंडर विच आर्टिकल, तो वो होगा आर्टिकल नंबर 32 होगा। क्लियर हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, अब ये जो बाकी सारे आर्टिकल, ये कौन से, आर्टिकल नंबर 14 क्या है, ये होता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी, अच्छा ये तो आपको पता ही होंगे सबको है ना, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, आर्टिकल 90 क्या होता है, फ्रीडम टू स्पीच है ना, फ्रीडम टू स्पीच होता है, या फिर कोई एक्सप्रेशन। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, असेंबली, कोई भी इकट्ठा हो सकता है एक साथ, कोई भी रीजन के हो सकते हैं, और आप मूवमेंट कर सकते हो नॉन वायलेंस तरीके से। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 क्या बोलता है, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मूव टू सुप्रीम कोर्ट है ना, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये लिख सकते हो। आर्टिकल 32 क्या होता है, बेसिकली कोई भी आपका जो फ्रीडम राइट्स वायलेट हो रहा है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, केस ठोक सकते हो, एनफोर्स कर सकते हो बाय गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट, और या फिर आप क्या हाई कोर्ट जा सकते हो। तो ये सारे आर्टिकल्स है वो आपको सबको पता होगा, बस मैं बता रहा था कि भाई आर्टिकल नंबर 30 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के अंडर आता है। ठीक है, और इसका एक और नाम है वो क्या है, दैट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, समझ में आया, हार्ट ऑफ द सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि ऐसा कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट है जो कि सबसे ज्यादा डिटेल होता है, विच टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट जो है वो सबसे ज्यादा डिटेल होता है। तो बेसिकली आपको एनर्जी ऑडिट के बारे में पता होना चाहिए कि एनर्जी ऑडिट क्या होता है। बेसिकली हम जब बात करते हैं एनर्जी ऑडिट की, तो नहीं ये एक तरह का सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहां पे हम क्या करेंगे, किसी भी बिल्डिंग को बात करेंगे। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग हो गया या फिर क्या हो गया आपका प्लांट हो गया, तो उस प्लांट में हम क्या करते हैं, एनर्जी की एनालिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एनर्जी की एनालिसिस, मतलब आप ऐसा समझो कि आप पूरे प्लांट में आप कितनी एनर्जी यूज कर रहे हो, कितनी एनर्जी आप यूज कर रहे हो, कितनी एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हो, कितनी एनर्जी आप क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, और कितनी एनर्जी आप एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, कितनी एनर्जी आप एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, यानी कितना एनर्जी का वेस्ट हुआ, यूज हुआ, या फिर उसको एफिशिएंटली यूज हुआ है। तो इन सब की चीजों के लिए हम क्या करते हैं, एक एनर्जी ऑडिट बनाते हैं, जिससे हमें एक एनर्जी का एनालिसिस, एनर्जी का जो एनालिसिस है ना वो पता लग सके। किसी भी बिल्डिंग या किसी भी प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आपका। तो इसका पर्पस क्या हुआ, बेसिकली इसका पर्पस जो होता है वो होता है एनर्जी को सेव करना। क्या होता है, एनर्जी सेविंग। अब एनर्जी सेव कर ली तो फायदा क्या होगा, पहला तो एनर्जी सेविंग है, दूसरा क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट कटिंग है, यानी कॉस्ट की रिडक्शन जो है वहां पे हो जाएगी। अगर जब एनर्जी को वेस्ट करने का पता लग जाए कि कहां वेस्ट हो रही है, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। एनर्जी एफिशिएंटली यूज हो रही है, तब हम बड़े खुश हो जाएंगे। जहां जहां एनर्जी यूज हो रही है वहां वहां का चेक करेंगे, तो हमारे को क्या पता लग जाएगा कि हम जहां पे भी एक्स्ट्रा एनर्जी जो यूज होगी उसको हम काट देंगे, और जहां जहां पे इंपॉर्टेंट जगह पे यूज होगी, एफिशिएंटली यूज होगी, वहीं वहीं पे होगी। तो हमारी कॉस्ट की रिडक्शन होगी, हमारा क्या हो गया, एक तो हमारी एनर्जी की सेव होगी, और दूसरा क्या हो गया, जो भी हमारी एफिशिएंसी है ना, इस एफिशिएंसी को हम और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं।
इंप्रूव जो है कर सकते हैं। कैसे? अगर जब मुझे एनर्जी ऑडिट के बारे में पता लग गया कि किस तरह से हम एनर्जी को किसी भी प्लांट में कैसे सर्कुलेट करेंगे जिस तरह से हमारी एनर्जी की सेविंग भी हो जाए और कॉस्ट रिडक्शन भी हो जाए। समझ में आया आपको? ठीक है। अब जो हमारे एनर्जी ऑडिट होते हैं ना, इनके बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे कि आधे तो यहीं पे लिखे, क्या लिखे है? पहले तो है हमारा प्रीमिलरली ऑडिट। क्या होता है ये प्रीमिलरली ऑडिट? ये होता है ना जो सिर्फ बेसिक हम जब हम बात करते हैं ना बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो इससे करते हैं हम बेसिक इन्फो। अगर हम कलेक्ट करें किसी भी प्लांट में जाके तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक प्रीमिलरली ऑडिट हुआ है। वहां पे बेसिकली हम क्या करेंगे? एक क्विक इंस्पेक्शन करेंगे ताकि हमें क्या पता लग जाए? क्विक इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, क्विक इंस्पेक्शन करेंगे मतलब यहाँ पे ना हम नो डिटेल इंस्पेक्शन होगी। यहाँ पे नो डिटेल्ड इंस्पेक्शन विल बी हियर, इंस्पेक्शन ओवर हियर। तो क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो हमारा प्रीमिलरली ऑडिट है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं? हम एक क्विक इंस्पेक्शन करते हैं। मतलब वहां पे हम कोई भी डिटेल इंस्पेक्शन नहीं करते कि जाके देखेंगे क्या करेंगे वो। तो जब इसकी हम बात कर रहे हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, किसमें नहीं कर रहे? प्रीमिलरली ऑडिट में नहीं कर रहे। तो यहाँ पे बोला कि सबसे ज्यादा डिटेल कौन सा है, तो क्या ये सही होगा आंसर? नहीं होगा ना। क्यों? यहाँ पे जो भी डिटेल जो भी हमारी इन्फो आ रही है वो बेसिक आ रही है, इट इज नॉट डिटेल्ड इन द फॉर्म। तो हम क्या बोलेंगे कि ये आंसर तो हमारा हो गया बच्चों रॉन्ग। क्लियर हो गया आपका? अच्छा, नाम से ही पता लग रहा है क्या है? वॉक थ्रू ऑडिट। वॉक थ्रू ऑडिट में क्या होगा? आप ऐसे मतलब जाओगे, आप एक शॉर्ट सा विजुअल लोगे और बस वहां पे जाके आप क्या करोगे? देखोगे कि भाई काम कितना हुआ। सॉरी, आप वहां पे जाके छोटा मोटा सर्वे करोगे और क्या करोगे आप? और कुछ नहीं करोगे, मतलब चलते चलते आप चीजों को देखोगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी चीज हो रही होगी ना, आप यहाँ पे ना तो आप कोई एक्चुअल डाटा ले रहे हो जाके, ना ही आप कोई एक्चुअल डाटा ले रहे हो जाके, ना ही कोई आप आरओआई देख रहे हो, ना ही आप कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की एनालिसिस कर रहे हो कि हमारे को अगर जो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, है ना, तो मान लो कि अगर जो आपने एसी लगाना है तो एसी जब आपको लगाना होगा तो आप क्या करोगे? हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल में चेक करोगे कितना कितना पैसा लगेगा, क्या क्या लगेगा। आप उसमें जाके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखोगे, तब जाके ना पता लगेगा कि भाई कितना आप पैसा लगाओगे और कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करने के पास मिलेगा। तब हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये डिटेल इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब आप जा रहे हो वॉक थ्रू ऑडिट कर रहे हो तो आप बस जाके देख रहे हो, शॉर्ट सा विजुअल ले रहे हो, आप ना कोई एक्चुअल डाटा कलेक्ट कर रहे हो। तो ये जो चीजें क्या ये डिटेल फॉर्म होगी ना, आप आरओआई की एनालिसिस कर रहे हो। तो यू कैन से कि जब हम वॉक थ्रू ऑडिट की बात करते हैं तो ये कभी भी हमारा मोस्ट डिटेल एनर्जी ऑडिट हो ही नहीं सकता है। क्लियर हो गया आपका? ठीक है। अभी जो जनरल ऑडिट होता है ना, ये ऐसा होता है जैसे हमारा वॉक थ्रू है, इस वॉक थ्रू के अगर मैं ऊपर की बात करूं तो वो है जनरल ऑडिट, यानी एक लेवल ऊपर का है। लेकिन यहाँ पे जो है हम जनरल ऑडिट में बात करते हैं ना, ये थोड़ा सा मतलब जनरल है, लेकिन है किसका पार्ट है? ये है भी वॉक थ्रू डाटा का ही पार्ट है। तो यहाँ पे भी हम थोड़ी सी सिर्फ एक्स्ट्रा मेजरमेंट करते हैं, थोड़ी सी। अभी हम शॉर्ट विजुअल ले रहे थे, कोई डाटा नहीं कर रहे थे और यहाँ पे नो मेजरमेंट वॉज देयर, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं? थोड़ी सी मेजरमेंट लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ी सी मेजरमेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम क्या नहीं करते? कोई भी इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी जनरल ऑडिट को देख के ना कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा आपके ऊपर। ठीक है, मतलब आप अगर जाओगे किसी भी प्लांट या किसी भी आप बिल्डिंग पे जाओगे और आप जनरल सी ऑडिट करके आओगे तो इन्वेस्टमेंट जो है वो भाग जाएगा। वो बोलेगा कि देखो इसने तो बस थोड़ी सी मेजरमेंट की, ये सब किया, तो ये सब जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो जनरल ऑडिट कभी भी डिटेल फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। जब हम नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट की ना, तो इसमें ना सबसे पहले क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा मोस्ट डिटेल होता है। इट इज द मोस्ट डिटेल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि सबसे पहले हमारा काम क्या था कि कहीं भी बिल्डिंग पे जाके एनर्जी का एनालिसिस करना। ये एनर्जी का एनालिसिस तो करता ही करता है, साथ में जो भी हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस है ना उसको भी कैलकुलेट करके आता है। जैसे कि आरओआई, ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर लाइफ साइकिल कॉस्ट हो गया, या फिर क्या हो गया? पे बैक पीरियड हो गया, पीपी हो गया। तो इन सब का भी एनालिसिस कौन करता है? इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे ना, जो भी आपके इन्वेस्टर्स आएंगे, अब वो इन्वेस्टर ना आपके इस ऑडिट को देखेंगे और फिर बोलेंगे कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हो कि सबसे डिटेल फॉर्म में एनर्जी ऑडिट कौन सा होता है? दैट इज द इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट। इन्वेस्ट जो भी हमारे पास इन्वेस्ट करेगा उसके लिए हम ऐसा ऑडिट बना रहे हैं ताकि हमारे को इन्वेस्टर भी मिल सके। क्लियर हो गया आपको? तो ये सबसे ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल समझो, अभी मैंने बताया था ना एसी वाला, तो क्या होगा ना, सबसे पहले आप जाओगे, मान लो आप इमेजिन करो कि आप एक ना हॉस्पिटल, एक पुराना सा हॉस्पिटल है, उस पुराने से हॉस्पिटल में आपको बोला है कि आपको एसी का सिस्टम लगाना है। ठीक है, मान लो आपको बोला है कि एसी का सिस्टम लगाना है और एसी का सिस्टम जो होना चाहिए वो एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा? एक इंजीनियर आएगा, वो इंजीनियर आके क्या करेगा? पूरे सिस्टम की जांच करेगा। ठीक है, अच्छे से जांच करेगा कि कितना पावर लग रहा है, कितना पावर यूज हो रहा है ना, कितना पावर यूज होगा, वो सब देखेगा। दूसरा क्या देखेगा? वो कितना पैसा लग रहा है हमारे, है ना, कितना पैसा लग रहा है और कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये सब जो है वो कितना टाइम लगेगा, सॉरी मतलब कितना पावर लगेगा। दूसरा क्या है कि कितना हमारा सॉरी कितना पावर लगेगा, कितना पैसा जो है हमारे को रिटर्न होगा। ये चीज भी क्या करेगा? एक तो पावर के बारे में बताएगा एनर्जी एफिशिएंट, और दूसरा क्या बताएगा? फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या होगा कि कितना पैसा हम लोग लगाएंगे और वो पैसा कितने समय बाद हमें वापस मिलेगा। तो वो चीज बताएगा कौन? हमारे को एक इंजीनियर ही बताएगा। तो और थर्ड क्या होगा? अब वो जो ये सारा ऑडिट आपने बना दिया, अब इस ऑडिट को देखिए हॉस्पिटल बोलेगा कि हाँ भाई इस पे हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं, तो वो आपके क्या होगे? इन्वेस्टर्स हो गए। तो इसी ये जो पूरा प्रोसेस है वो इसी तरह से होता है कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट्स में क्या होगा? सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, सॉरी सबसे पहले आपको क्या होगा? एनर्जी का एनालिसिस होगा, फिर एनर्जी का एनालिसिस के बाद क्या करेंगे? वो फाइनेंशियल एनालिसिस भी करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कार्बन कैप्चर एंड स्टोर। आपको नाम से पता लग रहा है क्या कर रहे हैं? कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं और उसे स्टोर कर रहे हैं। ये जो टेक्निक है ये प्राइमरली यूज कब होती है? यूज क्यों होती है? क्या होती है यूज? देखो नाम से ही पता लग रहा है कि कार्बन, देखो बेसिकली यहाँ पे मैं अंडरस्टैंड करता हूँ आपको कि जब हम किसी फैक्ट्रीज को देखते हैं ना, या फिर हम किसी कोई फैक्ट्री होगी, कोई भी हमारा प्लांट हो गया, या फिर कोई हमारी इंडस्ट्रीज होगी, तो यहाँ पे जो CO2 इमिशन है ना वो बहुत ही हाई लेवल का होता है कि नहीं? अब इन्होंने क्या किया कि एक तरीका निकाला जिससे कि क्या करेंगे कि जो भी हमारी चिमनीज है, अब इन चिमनी से जो भी हमारा धुआं निकलेगा ना उनको पहले ही हम कैप्चर करके कहीं पे हमारा रॉक फॉर्मेशन होगा, उस रॉक फॉर्मेशन के अंदर इसको हम स्टोर करेंगे। किसको? CO2 को।
ठीक है। तो क्या बोला बेसिकली जो कार्बन का कैप्चर और स्टोरेज है वो टेक्निक जो है वो प्राइमरली यूज क्या करती है कि देखो जो भी हमारा चिमनी वगैरह से हमारा जो CO2 निकल रहा है उनको आप पाइपलाइन के थ्रू किसी ऐसी जगह पे स्टोर करो जहां पे इन्वायरमेंटल जो है रॉक फॉर्मेशन जो है बेसिकली वहां पे आप स्टोर करके रख दो इसको। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, इसका स्टेप्स क्या है कि सबसे पहले आप CO2 लो, पाइपलाइन के थ्रू आप कहीं पे स्टोर कर दो, मतलब अर्थ के अंदर हमारी जो धरती है ना उसके अंदर आप इसको स्टोर कर दो, कोई भी हमारा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होगा वहां पे आप इसको स्टोर कर दो। क्लियर हो गया कि हमने क्या किया यहाँ पे। दूसरा क्या है कि जब हम बात इसके पर्पस क्या है कि ऐसा करने से होगा क्या, बेसिकली जब हम बात करते हैं हमारे क्लाइमेट चेंज की तो उस क्लाइमेट चेंज को रोकना ही इसका पर्पस है। सेकंड ऑफ ऑल ग्लोबल वार्मिंग क्या है, मेन रीजन ग्रीन हाउस गैसेस का CO2 है, तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। तीसरा क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना। तो ये सब जो है इसके पर्पस है कि ये चीज करने से क्या होगा बेसिकली हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीजिंग द कार्बन इमिशन, ये तो बिल्कुल इसका उल्टा है, हम तो स्टोर कर रहे हैं, ये बोल रहा है इंक्रीजिंग द कार्बन इमिशन। इंक्रीजिंग द कार्बन इमिशन नहीं होगा, उसका उल्टा है बेसिकली, हम तो कम करना चाहते हैं बल्कि जो कार्बन इमिशन पूरी धरती में फैल रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। स्टोर द नेचुरल गैस, हम कोई स्टोर नेचुरल गैस को कोई स्टोर नहीं कर रहे, हम स्टोर कर रहे हैं CO2 को स्टोर कर रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस, बिल्कुल सही, हमारे को ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है क्योंकि मेन रीजन क्या है ग्रीन हाउस गैसेस का, कार्बन इमिशन। अब इस कार्बन को अगर कम करना है तो हम क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना चाहते हैं, यही हमारा मेन पर्पस है कि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज की बात की है। प्रोड्यूसिंग द बायोफ्यूल, अच्छा ये बायोफ्यूल बनाने के लिए तो हमें को बायोमास का यूज होता है, तो और जो CC है वो उस प्रोसेस का, इन दोनों प्रोसेस का एक दूसरे से लेना देना नहीं है कुछ, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूं मैं, इसमें CC में है, इसमें कोई भी चीज है, ठीक है, इंडिया में भी बन ही रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर फुली सैचुरेटेड सॉइल जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो क्या रहेगा, मेरे को पता है इन सबका आपने आंसर बता दिया होगा, पर मुझे बताओ डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। अगर आपको ये पता है ना सब कुछ, ये तो आपको पता ही होगा, वैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स मल्टीप्लाई बाय 100 जो होता है, दैट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि फुली सैचुरेटेड सॉइल है। फुली सैचुरेटेड सॉइल का क्या मतलब है, मतलब कि जब हम सॉइल को देखते हैं ना, उस सॉइल की जो भी हमारे खालिस्तानी यानी जो वॉइड्स है, उस वॉइड्स में अगर जो पानी होगा, कंप्लीटली पानी होगा, तो हम क्या बोलेंगे वो फुली सैचुरेटेड सॉइल है। और वहां पे जो भी हमारे वॉइड्स है वहां पे नो एयर विल बी देयर, ओनली वाटर इज प्रेजेंट हो देयर, वाटर इज प्रेजेंट। तो वाटर जब वहां पे प्रेजेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे वो फुली सैचुरेटेड सॉइल है। और फुली सैचुरेशन जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन रहेगा वो बेसिकली क्या रहेगा, वो 0% रहेगा, यहाँ पे 1% था, ठीक है, 1% रहेगा, 50% नहीं 1% नहीं, 50% रहेगा, 100% रहेगा, और कैन बी डिटर्मिन, कैन नॉट बी डिटर्मिन। तो बताओ कौन सा रहेगा इसका, है कौन सा रहेगा इसका, 0% कब रहेगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 कब रहेगा, यानी जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो बेसिकली 0 है। तो जब वॉल्यूम ऑफ वाटर बेसिकली 0 है तो ये सिचुएशन किसकी रहेगी, जब सॉइल क्या रहेगा, यस ड्राई रहेगा, वेरी गुड। और जब 50% है तो ये कौन सा केस है हमारा कि जो हमारे वॉइड्स है 50% तो उसमें एयर है, 50% तो उसमें एयर है, और बाकी 50% इसमें एयर है और 50% ही क्या है इसमें वाटर है, जो इनके वॉइड्स है ना उन वॉइड्स की बात करें, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इस केस में क्या रहेगा, 50 रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं 100% की, तो 100% क्या हो गया हमारे पास, S इज इक्वल टू 1। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है वो और वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स जो है वो बराबर है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बराबर है, मतलब जितने भी वॉइड्स है उसमें पानी है। अगर यहाँ पे 50% होगा तो हम क्या बोलेंगे, जितने भी वॉइड्स है उसमें 50% जो है वो पानी है, बाकी की 50% में क्या होगी, हवा होगी। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगी इसकी, S विल बी इक्वल टू 1। क्लियर हो गया, इजी क्वेश्चन था ये तो इजीली निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द SN कर्व इन अ फटीग एनालिसिस रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या वो स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए बताता है, स्ट्रेस एंड नंबर ऑफ साइकिल के लिए, लोड एंड टाइम के लिए बताता है। बेसिकली जब हम बात करते हैं ना S और N की, तो यहाँ पे S क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो S है ना ये रिप्रेजेंट करता है यस स्ट्रेस को, और जब हम N की बात करते हैं ना वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अ साइकिल, क्या बताता है, नंबर ऑफ अ साइकिल टू फेलियर, नंबर ऑफ साइकिल टू फेलियर। मतलब आप किसी एक मटेरियल पे बार बार अगर जो लोड लगा रहे हो और देख रहे हो कि वो लोड कितने साइकिल के बाद वो लॉस कर, यानी कितने साइकिल के बाद वो फेल हो रहा है, तो वो चेक करने के लिए हम क्या लगाते हैं, रिपीटेडली स्ट्रेस लगाते हैं ओवर अ सिंगल मटेरियल। क्लियर हो गया आपको मैंने क्या बोला, कि मैंने बोला कि जब हम एस की बात करते हैं वो स्ट्रेस होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल टू फेलियर होता है। मतलब कितनी बार आप स्ट्रेस लगाने पर मटेरियल जो है वो फेल होगा, कितनी बार स्ट्रेस लगाओगे, जितनी बार कितने साइकिल में आप उसको स्ट्रेस लगाओगे कि वो फेल हो जाए। क्लियर हो गया। अच्छा ये जो हम क्या कहते हैं स्ट्रेस लगाते हैं ना, हमें क्यों लगाते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं ना, हम कोई भी मटेरियल लेते हैं, ठीक है, अभी मटेरियल लिया हमने, अब इस मटेरियल को क्या करते हैं, बार बार स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है, बार बार स्ट्रेस लगाते हैं, मतलब हम बार बार स्ट्रेस लगाएंगे और हम ये चेक करेंगे कि कितने साइकिल के बाद वो फेल हो रहा है, कितने साइकिल के बाद वो फेल हो रहा है ना, या फिर वो कितने साइकिल तक, एक तो ये होगा कितने साइकिल के बाद वो फेल हो रहा है, या फिर कितने साइकिल तक वो सर्वाइव किया, कितने साइकिल तक वो सर्वाइव किया। तो ये दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये चीज करते हैं, ठीक है। तो ये बोला कि जो एसएन कर्व है उसमें फटीग जो है बेसिकली ये चीज हो रही है। अच्छा हम किसमें ऐसा क्यों करते हैं, बेसिकली जब हम देखते हैं ना कोई भी ब्रिजेस है, तो ब्रिजेस पे जो लोड है ना वो ऐसा थोड़ा ना है कि वो अभी इतना है, उस पर तो मतलब वेरिएबल लोड लग रहा है और बार बार लोड लग रहा है, तो हमें ब्रिजेस के लिए ये चीज चेक करनी पड़ती है। अब जो मशीनरी है तो मशीनरी में कितने चक्के घूमते हैं, कितनी सारी चीजें घूमती है उसमें, अब बार बार उस पर लोड लगेगा तो ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि वो कितने साइकिल तक सर्वाइव करेगा, ये चीज भी चेक करनी पड़ेगी, है ना। या फिर ब्रिजेस हो गए, या फिर जो एयरक्राफ्ट के विंग्स होते हैं, एयरक्राफ्ट के जो विंग्स होते हैं उन सब में ये चीज जो है हम बार बार लगा के किसी एक पॉइंट पे लोड लगा के हम ये चेक करेंगे कितने साइकिल तक वो सर्वाइव या कितने साइकिल के बाद वो फेल करेगा, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी एक लिमिट हो जाएगी। उस लिमिट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस एसएन कर्व का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन तो हो नहीं सकता है, क्यों है, क्योंकि जो एसएन कर्व है उसी में ये लिखा हुआ कि स्ट्रेस वर्सेस द नंबर ऑफ अ साइकिल जो है वो एक कर्व है। अब वो कर्व स्ट्रेस एंड कर्व कभी नहीं हो सकता, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नहीं हो सकता, टाइम नहीं हो सकता, स्ट्रेस एंड नंबर ऑफ साइकिल डेफिनेटली हो सकता है, लोड एंड टाइम अब ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि आपकी गाड़ी होती है या फिर बाइक होगी आपके पास, अब उस बाइक में जो हमारे सॉकर लगे होते हैं, जो हमारे वो लगे होते हैं, हमारे जो शॉक एब्जॉर्ब करते हैं,
अभी जो शॉकर्स हैं इनको अब इनको चेक भी तो करना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या है भाई, बार बार ऊपर नीचे होंगे, कहीं गड्ढों पे जाओगे तब हो जाएंगे, है ना, किसी भी आप स्लांट हाइट में जाओगे तो इन पे डिफरेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोड्स लगेगा, और ये कितने साइकिल के बाद ये फेल करेंगे ये हमारे इंजीनियर जो है प्रेडिक्ट करके बता देते हैं कि कौन कौन से साइकिल क्या क्या करते हैं, वो यूज एस एन कर्व का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या पता लगेगा कि वो कितने साइकिल के बाद फेल होगा और कितने साइकिल के बाद वो खड़ा रहेगा, मतलब वो ठीक रहेगा, कितने साइकिल के बाद वो फेल होगा या कितने साइकिल तक वो सर्वाइव रहेगा। क्लियर हो गया आपको कि क्या यूज करते हैं हम एस एन कर्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड द शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ऑफ द सॉइल डायरेक्टली। अब ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि शेयर स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होता है कि सॉइल की रेजिस्टेंस टू द स्लाइडिंग या फिर फेलियर के लिए उसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली शेयर स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि सॉइल की जब हम रेजिस्टेंस को देखते हैं, सॉइल की रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट, या तो वो स्लाइडिंग के अगेंस्ट होगी या तो फिर किसी भी फेलियर के अगेंस्ट होगी, सॉरी स्लाइडिंग फेलियर के अगेंस्ट होगी पहला, दूसरा क्या है, या तो फिर वो फॉलिंग के अगेंस्ट होगी। तो सॉइल की ऐसी रेजिस्टेंस जो हमारे को सॉइल की स्ट्रेंथ के बारे में बताएगी अगेंस्ट द स्लाइडिंग और द फेलियर और द फेलिंग फॉलिंग, सॉरी, उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली शेयर स्ट्रेंथ बोलेंगे। समझ में आपको शेयर स्ट्रेंथ। और एक और भी बताया था मैंने, शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कोहेजन प्लस टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस अपॉन 5। तो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस आता है बेसिकली और 10 इंटू इंटरनल एंगल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है, दैट इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, इट इज एन एंगल ऑफ, ये चीजें मैंने आपको पहले भी क्लियर किया शायद। ठीक है, सी क्या हो गया, कोहेजन हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, एक तो टोटल स्ट्रेस का होता है, एक दूसरा फॉर्मुला होता है सिर्फ और सिर्फ ये वाला, ये क्या होता है हमारा टोटल स्ट्रेस, यानी इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मुले जो है इंपॉर्टेंट होते हैं टू फाइंडिंग आउट द शेयर स्ट्रेंथ। वही चीज यहाँ पे पूछी कि अगर हमें शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है या शेयर स्ट्रेंथ की जो पैरामीटर्स है, अब इसके पैरामीटर्स कौन कौन से हो गए, पहला तो कोहेजन हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया हमारा, कौन कौन से हो गए, कोहेजन हो गया, और क्या हो गया हमारे पास ये नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। और जब हम एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाइंड आउट करें तो जो ये पैरामीटर्स है वो डायरेक्टली कौन कौन से टेस्ट से मिलते हैं ये देखते हैं हम सबसे पहले। क्लियर हो गया आपको जो मैंने बोला। अच्छा, जब हम बात करते हैं प्रॉक्टर टेस्ट की ना, तो ये ना सिर्फ और सिर्फ कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक निकालता है। ये कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होगी, एक तो मैंने आपको पहले ही बताया था ओएमसी यानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकालता है, और क्या बताता है हमारे को, एमडी बताता है यानी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के बारे में बताता है। क्लियर हो गया। और जब मैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट की बात करता हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे कोहेजन की वैल्यूज देता है। किसकी वैल्यूज देता है, कोहेजन की वैल्यूज देता है मुझे। 5 की वैल्यूज तो है यहाँ पे 0 मानी जाती है। जब हम अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट लेते हैं ना, तो 5 की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे 0 मानी जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे को मिलता है दैट इज द पार्शियल शेयर स्ट्रेंथ मिलती है, पार्शियल शेयर स्ट्रेंथ जो है हमें यहाँ पे मिलती है। ये हमारे को दोनों चीजें नहीं दिखाता, नॉट बोथ। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे को जो कोहेजन है और जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, अगर इसको हटा दूं मैं, तो कोहेजन और जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेंथ के पैरामीटर्स हमारे को कौन कौन देगा, एक तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट नहीं देगा, प्रॉक्टर टेस्ट ओएमसी और एमडीडी देता है ना, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, गलत हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, जब हम बात करते हैं कांस्टेंट हाइट टेस्ट की बात करते हैं, तो ये टेस्ट बेसिकली किसके लिए होता है, ये सीपेज रेट को बताता है, हमारे सीपेज रेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये शेयर स्ट्रेंथ के लिए तो बेसिकली यूज नहीं होता है। कांस्टेंट हाइट टेस्ट जो है ये हमको सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यूज बताता है। तो के की वैल्यूज तो यहाँ पे नीडेड ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन, ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा है, वो है हमारा डायरेक्ट शेयर टेस्ट। अभी जो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ, डायरेक्ट शेयर जो टेस्ट है ना, ये सॉइल की दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहली कौन सी होगी, सॉइल को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहली कौन सी होगी, एक तो होती है देखो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक होगी हॉरिजॉन्टल, जो भी हमारे हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स लगेंगे ना उनके बारे में हमें बताएगा। ठीक है, दूसरा क्या मेजर करेगा, ये हमको स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस के बारे में बताएगा, और हमको वर्सेस द नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में भी बताएगा। नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में भी मेजर करता है, यानी हम क्या बोल सकते हैं, ये मेजर क्या करता है, शेयर स्ट्रेस को भी मेजर करता है और हमारी नॉर्मल स्ट्रेस को भी मेजर करता है। इससे डायरेक्टली क्या निकलते हैं, सी भी निकलता है, फाई भी निकलता है। तो ये दोनों चीजें जो है हमको डायरेक्ट शेयर टेस्ट से पता लगती है और इसी से हमको मिलती है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि जब हम प्रॉक्टर टेस्ट को देखते हैं तो ये बताता है अनकन्फाइंड सी की वैल्यूज बताता है, फाई की वैल्यू नहीं बताता है। हमें दो वैल्यू चाहिए पैरामीटर्स, कौन से शेयर के, एक तो फाई और एक तो कोहेजन। तो कोहेजन तो ये मेरे को बता देगा, लेकिन फाई की वैल्यू तो नहीं बताता है हमको। अब जब हम कांस्टेंट हाइट टेस्ट की बात करते हैं तो वो के की वैल्यू बताता है, तो वो तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। तो जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट होता है ना, ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली मेजर करता है हमारा शेयर स्ट्रेस को, यानी शेयर स्ट्रेस को मेजर करता है और नॉर्मल स्ट्रेस को भी शेयर करता है, नॉर्मल स्ट्रेस को भी मेजर करता है। और हमको वैल्यूज कौन कौन सी देता है, कोहेजन की वैल्यूज भी देता है और हमारी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के बारे में भी बताता है, यानी इन दोनों के आंसर्स हमको देता है। क्लियर हो गया आपको जो भी मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इन अ क्रिटिकल पाथ मेथड ना, उसमें जो फ्लोट है किसी भी एक्टिविटी का, उसे हम वो बेसिकली क्या होता है। देखो सबसे पहले ना आपको क्रिटिकल पाथ मेथड के बारे में पता होना चाहिए कि क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो बेसिकली है क्या। ये चीज मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि ये एक तरह की क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। इट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक जहां पे हम क्या निकालते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं। देखो नाम ही है, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट क्या करते हैं, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करते हैं, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, जो क्रिटिकल पाथ है इसको निकालने के बाद होता क्या है, जब हम इस क्रिटिकल पाथ को निकाल लेते हैं ना, तो जो प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन है, प्रोजेक्ट का जो टोटल ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को हम डिसाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम ड्यूरेशन को डिसाइड कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। यानी क्या है कि सीपीएम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टेक्निक है जिससे कि हम क्या फाइंड आउट करते हैं, क्रिटिकल पाथ निकालते हैं। और ये क्रिटिकल पाथ क्या हेल्प करता है हमको, प्रोजेक्ट के जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की जो भी टोटल ड्यूरेशन रहेगी, उस पूरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को डिसाइड करने के लिए सीपीएम हमारी हेल्प करता है। समझ में आया आपको क्या है, ठीक है। और क्या है दूसरा, यहाँ पे फ्लोट के बारे में बताया। अच्छा, जो फ्लोट है, फ्लोट है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं उसको, फ्लोट या फिर स्लैक। ये चीज मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी, लेकिन अभी मैं दोबारा से बताता हूँ। जब हम फ्लोट और स्लैक की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि हम टाइम को डिले करें बिना प्रोजेक्ट को डिले किए हुए, डिलेइंग द टाइम विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट, डिलेइंग द टाइम, है ना, अलाउड without delaying the project, without delaying the project,
क्या बोलना चाह रहा है हमारा फ्लोट और स्लैक? स्लैक और प्रोजेक्ट पता क्या बोलना चाह रहा है कि जब हम किसी भी जब हम टाइम को डिले कर देते हैं और पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट का टाइम है उसको हम डिले नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोट, या फ्लोट या फिर स्लैक बोलते हैं, है ना। यानी ऐसी कोई एक्टिविटी, मान लो कि कोई भी एक्टिविटी है ना, मान लो कि आपको ना आपको क्या करना है, एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन में अब पिलर डालने, ठीक है। तो आप ब्रिज कंस्ट्रक्शन में अगर जो पिलर डालने हैं ना, तो आप जो पेंटिंग वाला काम है ना उसको डिले कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पेंटिंग वाले काम जो है वो तो कभी भी हो सकता है, लेकिन पिलर डालना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद क्या लगेंगे हमारे प्री स्ट्रेस यहाँ पे वो लगेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे वो चीज लगेगी ब्रिज के ऊपर जो लगती है। दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि पेंटिंग के काम को डिले कर दो और हम सिर्फ पिलर डालने वाले काम को, ताकि पिलर डालने वाले काम को जो है हम इजीली एग्जीक्यूट कर सके। तो यहाँ पे फ्लोट कौन सा हो गया? पेंटिंग जो है वो एक तरह का फ्लोट है। क्लियर हो गया? ऐसी एक्टिविटी जिसका टाइम को हम डिले कर सकते हैं बिना प्रोजेक्ट के टाइम को, ओवरऑल टाइम को डिले किए हुए, तो वो क्या हो गया? फ्लोट हो गया। तो यहाँ पे आपको पता लगा कि क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, क्रिटिकल टाइम वगैरह ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया है, आपको पता लगा ये सब। अच्छा, बेसिकली जब हम किसकी बात करें अभी, अच्छा एक और चीज, ये जो क्रिटिकल पाथ है बेसिकली ये क्या होता है, ये इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जब हम क्रिटिकल पाथ को देखते हैं ना, इसमें जो फ्लोट की वैल्यू रहती है वो अराउंड टू अराउंड कितनी रहती है? जीरो रहती है। फ्लोट की वैल्यू क्या रहती है? जीरो रहती है। यानी इसको अगर जो डिले करोगे ना तो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाता है। तो हम क्रिटिकल पाथ वाली एक्टिविटीज को कभी भी डिले नहीं करते। अगर उन्हें हमने डिले कर दिया तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? हमारा डिले हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा टाइम जो है वो नॉट गिवन है, नॉट गिवन है। तो जितनी भी हमारी क्रिटिकल पाथ होगा और क्रिटिकल पाथ में आने वाली जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होगी उनको हम डिले नहीं करेंगे। इट विल नेवर बी डिलेड, क्योंकि पूरा ही प्रोजेक्ट हमारा डिले हो जाएगा। तो क्रिटिकल पाथ के बारे में पता क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पे सारे आंसर क्या है कि देखो, पहला ऑलवेज जीरो है। तो जब हम फ्लोट की बात करते हैं, देखो वो ऑलवेज जीरो कभी नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, ऐसा नहीं है कि वो जीरो नहीं होता है, पर जो क्रिटिकल एक्टिविटीज होती है ना उनके लिए जो हमारी फ्लोट की वैल्यूज रहती है वो रहती है जीरो। सारी एक्टिविटीज के लिए नहीं रहती, क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए हमारी फ्लोट की वैल्यू जीरो रहती है। बाकी जो यहाँ पे ऑलवेज शब्द जो है वो गलत है। क्यों? ये बोला कि जो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी है प्लस जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज है वो जो उन सबका जो फ्लोट है वो बेसिकली क्या होगा? जीरो होगा। अगर ऐसा होगा ना, फ्लोट अगर सबके लिए जीरो होगा तो वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे को तो एक्स्ट्रा टाइम तो हम दे ही सकते हैं किसी ना किसी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल पिलर डालने, तो हमारे पेंटिंग का काम छोड़ के पिलर डालने पड़ेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टास्क है एज कम्पेयर टू पेंटिंग। क्लियर हो गया आपको कि ऑलवेज जीरो जो है वो रॉन्ग क्यों है रॉन्ग? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल एक्टिविटीज का फ्लोट जीरो होता है, बाकी सारी एक्टिविटीज का नहीं होता है। क्लियर हो गया? कैन बी नेगेटिव। जब हम बात करते हैं ना नेगेटिव की, तो सीपीएम में कभी भी जो हमारा फ्लोट है ना वो नेगेटिव नहीं आता है। क्या नहीं होता है? इट इज नेवर नेगेटिव, नेवर नेगेटिव। लेकिन जब हम बात करते हैं पर्ट की ना, तो पर्ट में क्या होता है बेसिकली, इसमें जब हम पर्ट का एनालिसिस करते हैं ना, तो इसमें ना एक डिले कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि एक नेगेटिव जो हमारे पास फ्लोट है वो वहां पे हमारे को मिल जाता है। तो जो पर्ट है वो बेसिकली नेगेटिव कंसिस्ट करता है, लेकिन सीपीएम जो है वो फ्लोट उसका कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन पर्ट में फ्लोट जो है वो नेगेटिव हो सकता है। ये दो चीजें, ठीक है। इसको नेगेटिव को क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्लैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्लैक बोलते हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा पर्ट में, लेकिन आपको सीपीएम में ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो कैन बी नेगेटिव तो हमेशा कैंसिल कर देना, ठीक है। क्लियर हो गया? सेकंड ऑफ ऑल क्या है? ऑलवेज मैक्सिमम ड्यूरेशन। अच्छा, ये जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है ना, ये क्या है? ये जो ड्यूरेशन है और जो हमारा फ्लोट है, ड्यूरेशन और जो हमारा फ्लोट है वो दोनों ना बराबर नहीं है, ठीक है। वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हम बोल सकते हैं कि फ्लोट जो है वो मैक्सिमम सॉरी, यहाँ पे क्या कि यहाँ पे लिखा है कि ऑलवेज मैक्सिमम ड्यूरेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं? जो फ्लोट है ना वो मैक्सिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों चीजें जो है एक दूसरे से डिपेंड नहीं करती। तो हम बोलेंगे ये किस पे डिपेंड करती है? ड्यूरेशन। ये हमारे नेटवर्क पे डिपेंड करती है, कैसा नेटवर्क है उस पर डिपेंड करेगी। फ्लोट और ड्यूरेशन दोनों बराबर नहीं होंगे, लेकिन जो फ्लोट है वो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। ये दोनों केसेस हो सकते हैं, लेकिन ऑलवेज मैक्सिमम ड्यूरेशन नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो हम ये चीज क्या बोलेंगे? बिल्कुल रॉन्ग बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? द टाइम by which an activity can be delayed। तो ये चीज क्या होगी हमारी क्रिटिकल पाथ मेथड में? फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज द टाइम बाय विच द एक्टिविटी कैन बी डिलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब हम द कैपिलरी राइज इन अ सॉइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसमें मतलब कि जो कैपिलरी राइज है ना किसी भी सॉइल में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहता है? अब आपको कैपिलरी राइज के बारे में पता है क्या? एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि पानी जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट ड्यू टू द पोर्स, जो हमारे छेद होते हैं ना, हमारे छोटे छोटे छेद होते हैं, जो हमारे वॉइड्स होते हैं, बेसिकली जो इंटरकनेक्टेड वॉइड्स होते हैं, जो हमारे वॉइड्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड वॉइड्स की वजह से क्या होता है? ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑल्सो, ड्यू टू द सरफेस टेंशन और अडहेशन की वजह से जो हमारा पानी है ना, यहाँ पे मान लो कि ग्राउंड वाटर है। अभी ग्राउंड वाटर क्या है? यहाँ पे जैसे यहाँ पे पानी है, ठीक है, ये क्या है? हमारा पानी है। अब इसमें ना छोटे छोटे छेद होने की वजह से क्या है कि ये पानी जो है ना ऊपर की तरफ को चढ़ने लग जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है? नीचे की तरफ एक्ट करती है, लेकिन अगेंस्ट द ग्रेविटी हमारा पानी जो है ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। अब इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज किसी भी सॉइल में। क्यों? क्योंकि इंटरकनेक्टेड वॉइड्स रहते हैं, छोटे छोटे ऐसे वॉइड्स है, और ड्यू टू द सरफेस टेंशन जो है ये पानी जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है। क्लियर हो गया? आपने देखा भी होगा ग्लास ट्यूब में, जैसे कि ग्लास ट्यूब रखी होती है, तो आपको एक दिखेगा कि भाई कैपिलरी राइज बनेगा और यहाँ पे एक मेनिस्कस बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। अभी डिफरेंट इसमें बहुत सारी चीजें कि मेनिस्कस कैसे बनता है, क्यों बनता है, वाटर के लिए क्या है, ये सरफेस टेंशन का पूरा फॉर्मुला है। दूसरा क्या है कि इसमें सिर्फ आपको फॉर्मुला याद रखना है। इसमें क्या है कि फॉर्मुला, अगर आपको फॉर्मुला पता होगा ना तो आप इसको टैकल कर सकते हैं इजीली। फॉर्मुला क्या है? दैट इज द 4t cos 5 cos थीटा डिवाइडेड बाय द गामा इनटू द ग्रेन साइज। बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? टी क्या है? बेसिकली सरफेस टेंशन क्या है? इट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द पानी। क्लियर हो गया? सरफेस टेंशन ऑफ द पानी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थीटा की, तो थीटा बेसिकली क्या है? ये होता है कॉन्टैक्ट एंगल। इट इज अ कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है। और जब हम बात करते हैं इसकी कॉन्टैक्ट एंगल की ना, तो कॉन्टैक्ट एंगल जो है यूजुअली जो हम जीरो लेते हैं किसके लिए? वाटर और सॉइल के बीच में, वाटर और सॉइल के बीच में। सो जिसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा cos थीटा होता है वो 1 आता है, ठीक है। किसके बीच में? वाटर और सॉइल के बीच में हमारा जो है कॉन्टैक्ट एंगल है बेसिकली वो जीरो रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? दूसरा क्या है यहाँ पे? डी तो पता ही आपको क्या है? इट इज द डायमीटर ऑफ द पोर्स,
ठीक है, सॉइल पोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, किससे रिलेटेड है ये, टू द ग्रेन साइज, ग्रेन साइज से रिलेटेड है, ठीक है। अब ग्रेन साइज से कैसे रिलेटेड है कि देखो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मुला है वो क्या है, एच से कैपिलरी राइज, मतलब इसकी जो हाइट है, जैसे राइज ऑफ अ कैपिलरी राइज, ठीक है, हाइट ऑफ मतलब ऐसे बोल सकते हैं कैपिलरी राइज इन, इसको बोलते हैं हम कैपिलरी राइज हाइट, राइज जो है हाइट, यानी पानी कितना अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर चढ़ा है, वो हाइट अगर मुझे डिटरमिन करनी है तो मैं किस तरह से करूंगा, इस फॉर्मूले से यूज करूंगा, जो भी इसकी टेंशन है कि मल्टीप्लाई बाय 4, और जो भी उनके बीच का कॉन्टैक्ट एंगल होगा, यानी वाटर और सॉइल के बीच में तो 1 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। अच्छा गामा क्या है, गामा दैट इज द यूनिट वेट ऑफ अ वाटर, इट इज द यूनिट वेट ऑफ द वाटर, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ द वाटर है। अब जब हम डाया की बात करेंगे तो इस ओवरऑल इक्वेशन को अगर मैं देखूं ना, तो जो एच है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द ग्रेन साइज, इसके है ग्रेन साइज के। अब ये कैसे समझ सकते हो, अब मान लो कि ये ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है और इंटरकनेक्टेड वॉइड्स ऐसे टेढ़े मेढ़े होंगे, ग्लास की तरह सीधे नहीं होंगे, टेढ़े मेढ़े जैसे होते हैं, तो यहाँ पे पानी जो है इजीली चढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो बड़े बड़े मैंने पत्थर रख दिए तो क्या कैपिलरी राइज होगा, नहीं होगा वहां पे। तो जैसे जैसे हमारा ग्रेन साइज बढ़ता जाएगा ना, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज घटता जाएगा, और जैसे जैसे ग्रेन साइज हमारा घटता जाएगा, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए क्या है, ये फॉर्मुला जो है क्या बोले, कैपिलरी राइज किसी भी सॉइल में इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज द ग्रेन साइज के। समझ में आया आपको, ठीक है। अब जैसे क्ले है, अब देखो यहीं पे मैं बता देता हूं आपको, सारे साइजेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्या पता कई क्वेश्चन में पूछ ले, तो ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बताई है कि जब हम ग्रेवल की बात करते हैं तो ग्रेवल का साइज क्या होता है, बेसिकली 4.75 mm से लेकर 80 mm तक जो है हमारा, इसका कोई नहीं पूछता ग्रेवल का, ठीक है। दूसरा क्या है, दैट इज द सैंड, सैंड कितना हो गया 0.075 mm से लेकर 4.75 mm तक, ठीक है, सैंड का पूछ लेते कई बार। और हमारे को क्या पता है सिल्ट, सिल्ट क्या है 0.7, सिल्ट 0.002 mm से लेकर 0. ये वाली वैल्यू 0.75 mm तक, ठीक है। और जो हमारी क्ले रहती है वो कितनी रहती है, जनरली जो है लेस देन 0.002 mm से नीचे रहती है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है। अब जितना छोटा होगा, जैसे क्ले है तो 0.02 mm कितना हो गया, बहुत छोटा हो गया एज कम्पेयर टू 0.07 mm। तो जो क्ले है ना, क्ले में जो कैपिलरी राइज है वो बेसिकली क्या होगा, हाई होगा। लेकिन जब हम सिल्ट की बात करते हैं ना, तो सिल्ट में बेसिकली, सिल्ट में क्या होगा, मॉडरेट होगा, और सैंड में तो बिल्कुल नहीं होता, है ना। सैंड में कैपिलरी राइज नहीं, सॉरी सैंड में कैपिलरी राइज होता है, पर ड्यू टू दिस ग्रेवल, मतलब इसमें भी मॉडरेट रहता है, क्या रहता है, इसमें मॉडरेट रहता है, और ग्रेवल में तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या मॉडरेट, ये हो गया मॉडरेट, इसमें होता है हाई, ठीक है, इसमें सॉरी इसमें होता है लो, इसमें होता है लो, इसमें होता है मॉडरेट, ठीक है, हाई मॉडरेट लो। क्यों, सिल्ट में भी होता है, सैंड में भी होता है। सैंड में कैसे, मैंने अभी मना कैसे किया, जैसे कि आप कई बार बीचेस में जाते हो ना, तो बीचेस में क्या देखते हो आपकी, एक ऐसा पार्ट होता है जो बिल्कुल जहां पे आपका पांव भी धस रहा होता है। आप गोवा वगैरह गए होंगे, है ना, जब आपकी शादी हो जाएगी तब आप गोवा वगैरह जाओगे तो देखना वहां पे कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जो सॉइल है वो बिल्कुल ड्राई रहती है। तो जब सॉइल ड्राई रहती है ना, और वो साइड में होता है क्या, रेती होती है, तो जो रेत होती है वो बेसिकली यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे पांव धस रहा होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, एक ऐसा पॉइंट आता है पानी से पहले, ठीक है, ये पानी, तो उससे पहले एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कैपिलरी राइज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ना होल्ड होती है ये सॉइल। ये सैंड के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि सैंड में क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड वॉइड्स बन जाते हैं। तो ये क्या एक तरह की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। जब आप बात करते हैं ना ये हमारी सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन में ऐसा मेनिस्कस बनता है किसी भी सैंड पार्टिकल में। तो जब हम इसकी बात करते हैं, इसको अब जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं ना, तो मैं बोलूं कि ये हमारा टेंशन लग रहा है, ठीक है, बाहर को टेंशन लग रहा है, तो यहाँ पे भी टेंशन लगेगा, जिसकी वजह से क्या है कि ये वाला जो टेंशन है ना, ये इस ग्रेवल को इस तरफ खींचेगा, और ये वाला टेंशन जो यहाँ पे टेंशन है, ये वाला ग्रेवल इस तरफ को खींचेगा, जिसकी वजह से एक ना क्या होती है, एक पार्शियल बॉन्डिंग बनती है। क्या बनती है, पार्शियल बॉन्डिंग बनती है। अभी जो पार्शियल बॉन्डिंग है ना, ये क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लोग अपनी एटीवी भी चला रहे होते हैं, है ना, कई बार बाइक भी चला रहे होते हैं, तो वो एक ऐसा ही पॉइंट होता है। अगर जो आप उनको बोलेंगे थोड़ा सा यहाँ पे चलाओ, तो यहाँ पे उनकी फंस जाएगी सारी गाड़ी, ठीक है। तो समझ में आपको मैंने जो भी बताया, यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच हो गया यहाँ पे सब कुछ, पर आपको मेन मेन चीजें जो है वो सारी क्लियर हो गई होगी, है ना। क्या है यहाँ पे कि हम अगर जो बात करें किसकी, कैपिलरी राइज की बात करें, तो क्या बोल सकते हैं, कैपिलरी राइज की जो हाइट है वो कितनी, 40, या फिर ये पूरा फॉर्मुला लिखो, ठीक है, डिवाइडेड बाय गामा अपॉन द डायमीटर ऑफ द सॉइल, या फिर ऐसे लिखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेन साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेन साइज। तो इसने बोला है कि जो हमारा कैपिलरी राइज है किसी भी सॉइल में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है, क्या वो वॉइड रेशियो के, तो ई से तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। क्या वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के रिलेशन में, नहीं, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के रिलेशन में नहीं है, ठीक है। और क्या वो ग्रेन साइज पे, डेफिनेटली ग्रेन साइज पे। क्या वो परमेबिलिटी पे, तो नहीं है, वो परमेबिलिटी पे नहीं है। अगर जो परमेबिलिटी पे कैसे, अगर जो हम कैपिलरी राइज की बात करें ना, तो अगर जो वाटर जो है वो वाटर मूविंग अप हो रहा है, ठीक है, नॉट थ्रू हो रहा है, वो उससे वो ना क्या कर रहा है, पानी जो है वो ऊपर की तरफ को चढ़ रहा है, वो उसके थ्रू नहीं हो रहा है, उससे पास नहीं हो रहा है नीचे को, तो हम क्या बोल सकते हैं, परमेबिलिटी तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसके साथ तो इसका बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है। और जब हम वॉइड रेशियो की बात करेंगे, तो वॉइड रेशियो में क्या बेसिकली फोर्स के बारे में बता रहा है, शो द वॉल्यूम ऑफ द, क्या बोलता है वॉइड रेशियो, शो द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स डिवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ द सॉइल के बारे में बता रहा है। तो ये हमारे को कभी बता रहा है कि उसमें कोई भी कैपिलरी राइज आएगा। तो ये चीज जो है, कैपिलरी राइज जो है वो डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड तो करता है वो एक तरह से किसके ऊपर, उस साइज ऑफ पोर्स पे डिपेंड करता है ना, साइज ऑफ पोर्स पे वो डिपेंड करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो फॉर्मुले में दिया है वो मेन इंपॉर्टेंट है, ग्रेन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सॉरी क्या, इन द डिसीजन मेकिंग जो बाउंडेड रैशनैलिटी है वो क्या इंप्लाई करती है, बेसिकली क्या क्या है ना, जो हमारा बाउंडेड रैशनैलिटी है ना, ये क्या है, एक तरह की ऐसी थ्योरी है जो हमारे को किसने दी है, दैट इज द हर्बर्ट साइमन ने दी है। क्या बोला उसने, उसने ये बोला है ना कि जब भी हम किसी इंसान को देखते हैं ना, तो वो कभी भी क्या क्या नहीं कर सकता, एक परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकता, परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकता। वो इसकी हार्बर्ट साइमन की थ्योरी है। क्या बोल रहा है कि वो परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकता। अब आप बोलोगे नहीं सर हम तो परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। देखो ये एक थ्योरी है, तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि परफेक्ट डिसीजन इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि सबसे पहली बात, कई बार क्या होता है हमारे पास टाइम की लिमिटेशन होती है, तो लिमिटेशन ऑफ द टाइम जो है उसकी वजह से परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाता। दूसरा, हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिली होती है ना, वो इन्फॉर्मेशन भी क्या रहती है, हमारी लिमिटेड रहती है, इस वजह से भी रहती है। तीसरी, हर इंसान की जो भी मेंटल कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से वो क्या लेता है, डिसीजन लेता है, ठीक है, कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है। तो परफेक्ट डिसीजन लेता है तो क्या डिसीजन लेता है, बेसिकली जो हम डिसीजन लेते हैं ना वो होते हैं हमारे सेटिस्फाइंग डिसीजन,
क्या होते हैं, सेटिस्फाइंग डिसीजन होते हैं, जिसमें कि हम क्या बोलते हैं, सेटिस्फाइड डिसीजन मतलब जो हमको सेटिस्फाई करते हैं वो वाले डिसीजन लेते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा हार्बर्ट साइमन ने बोला, ठीक है। उसकी एक थ्योरी ने बोला है कि परफेक्ट डिसीजन नहीं लेता, लिमिटेड टाइम लेता है, लिमिटेड इन्फो लेता है, मेंटल जो है उसकी कैपेबिलिटीज को चेक किया जाता है, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी जो है उसके हिसाब से वो आंसर देता है। क्लियर हो गया इतनी सी बात, ठीक है। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लो कि क्या है कि लोगों ने क्या करना है, ईएससी के लिए अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज करना है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज करने के लिए ना उसके पास ना फुल इन्फो होनी चाहिए, फुल इन्फो होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, उसके पास लिमिटेशन है किसकी, एक तो टाइम की लिमिटेशन है, दूसरी क्या है, उसके पास मनी की लिमिटेशन है। तो ये दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट, ये दो चीजें जो है हमारे क्या है, एक डिसीजन लेने पे मजबूर करेगी। पहली कौन सी, ना तो उसके पास फुल इन्फॉर्मेशन है तो वो एक परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएगा, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएगा तो सोचेगा यार कुछ और कर लेता, ये कर लेता, एक तो ये हो गया। दूसरा, फुल इन्फो नहीं है, पूरी इन्फो नहीं है उसके पास। दूसरा क्या है कि लिमिटेड टाइम है, और अगर जो मनी भी देखे तो मनी भी लिमिटेड है। तो उसको अगर जो मैं कोई रीजनेबल वो बताऊं, थर्ड वाला मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी अगर जो उसको रिसर्च करे वो, तो रिसर्च में ऑब्वियसली उसमें उसका क्या रहेगा, उसकी मेहनत लगेगी, उसके बाद क्या करेगा, वो रिसर्च करेगा, फिर उसमें टाइम भी खर्च करेगा, फिर उसको अगर जो उसके हिसाब से मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो वो क्या बोलेगा कि इट इज नॉट अ परफेक्ट डिसीजन फॉर मी, वो फिर एक सेटिस्फाइंग डिसीजन में ही रह जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको, है। परफेक्ट डिसीजन लेने के लिए किसने मना किया है, परफेक्ट डिसीजन कौन नहीं ले सकता, एक इंसान नहीं ले सकता, उसके पास क्या है, एक तरह की बाउंडेड रैशनैलिटी जो है वो है, ठीक है। तो बाउंडेड रैशनैलिटी किसने दी, क्या है ये चीज मैंने बता दी, ठीक है। अब ये जो सारी चीजें वो देखते हैं, ठीक है, क्या है कि ऑल डिसीजन आर बेस्ड ऑन अ लॉजिक ओनली, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों, बिल्कुल गलत तो नहीं है, पर ये क्या है, ये एक ना परफेक्टली जो रैशनैलिटी है ना वो है, ये इट इज नॉट अ, ये क्या है, जितने भी डिसीजन है वो सारे के सारे लॉजिकल लिए हुए हैं, लॉजिकल लिए हुए, तो ये किससे रिलेटेड होती है हमारी, दैट इज द परफेक्ट रैशनैलिटी से रिलेटेड होती है, इट इज अ परफेक्ट रैशनैलिटी से रिलेटेड है। यानी जितने भी आप लोगे वो अपने लॉजिक के हिसाब से लोगे, तो इसमें आपकी मेंटल कैपेसिटी भी आ जाती है और बहुत सारी चीजें होती है इसमें, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये आंसर जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमको बाउंडेड रैशनैलिटी के बारे में बात करनी है। इंडिविजुअल मेक्स द परफेक्ट डिसीजन, वही चीज बोली कि परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाता है, वो सेटिस्फाइंग डिसीजन ले पाता है, और जो परफेक्ट डिसीजन होते हैं ना, इट इज क्वाइट इंपॉसिबल की तरह होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ले नहीं पाओगे, ले पाओगे, पर क्वाइट इंपॉसिबल होता है, क्योंकि टाइम लिमिटेशन बाउंडेड, वो हमेशा ना सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में जितने भी आपने डिसीजन लिए वो आपको सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाइंग डिसीजन नहीं लगेंगे, देख लेना आप, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि डिसीजन मेकिंग इज लिमिटेड बाय द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, पीपल इग्नोर द कॉन्सिक्वेंसेज इंटेंशनली। बेसिकली क्या है कि पीपल जो है कोई भी इग्नोर नहीं करता है, नहीं करता है ना। आप भी देखो, आप कोई भी इंटेंशनली कोई भी आप कॉन्सिक्वेंसेज है उन सबको इग्नोर थोड़ा ना करोगे, उनको भी तो आप अपनी चेकलिस्ट में डालोगे अगर जो कोई डिसीजन लोगे। तो ये भी आंसर बिल्कुल क्या है, गलत है हमारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पीपल मेकिंग लिमिट मेकिंग द डिसीजन बेस्ड ऑन द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। अब जितनी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होगी वहीं पे क्या है हमारा ये जो कोर आइडिया, ये किसका है, बाउंडेड रैशनैलिटी का कोर आइडिया। तो इट इज अ कोर आइडिया ऑफ अ बाउंडेड रैशनैलिटी। तो आप क्या बोल सकते हो, इट इज अ राइट आंसर, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब समझ में आया कि कोई भी परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकता, बिकॉज उसमें बहुत सारी लिमिटेशन रहती है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडिया टारगेट फॉर अचीविंग द नेट जीरो कार्बन एमिशन। देखो बेसिकली जब हम बात करें ना नेट जीरो का मतलब क्या है, बेसिकली ये बोल रहा है कि जितना CO2 हमारे एटमोस्फेयर में रिलीज हुआ है ना, उतना का सारा ना वो हम रिमूव कर देंगे, उतना का सारा रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ओवरऑल जो इफेक्ट रहेगा किसका, CO2 का रहेगा, वो भी क्या रहेगा, जीरो। तो वही बोला कि नेट जीरो, और साथ में क्या लिखा है, कार्बन एमिशन। तो CO2 की बात कर रहे हैं कि जितना आपने एटमोस्फेयर में डाला उतना सारा का आप रिमूव कर दो, तो जो ओवरऑल इफेक्ट है, जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का जो हमारा मेन वो है, उसको क्या कर देंगे, हम जीरो कर देंगे। तो इंडिया ने ऐसा टारगेट रखा है, कहां रखा था इंडिया ने ऐसा टारगेट, आपको पता होगा, आपने अभी न्यूज में पढ़ा होगा। तो जो कोप हमारा कौन सा था, कोप 26 था ना, उसमें क्या बोला कि 2021 पे जो हुआ था, उसमें हमारे इंडिया ने जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने क्या बोला था कि हम जो इंडिया है ना, हम ना नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है वो अचीव कर देंगे। अब जो ईयर बताया था वो ईयर तो आपको पता ही है कौन सा है वो 2070 है। 2070 जो है वो हमारा ईयर है जहां पे क्या है कि हम लोग इसको अचीव कर लेंगे। अब कई बार बोलते हैं कि भाई आप जल्दी क्यों नहीं अचीव कर सकते, यार इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। अब डेवलपिंग कंट्री है तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारे को कोल और फॉसिल फ्यूल्स इंपॉर्टेंट है, तो डेवलपिंग कंट्री के लिए 2070 जो है वो ठीक है। बाकी ये जो सारी चीजें ना, ये बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक सी चीज है। 2050 जो है बेसिकली ये किसका है हमारा, दैट इज जो 2050 है ना, वो बेसिकली यूएसए ने किया है, ठीक है। यूके और जो जापान है ना, उन सब ने ये किया हुआ है कि यूके और जो जापान है उन्होंने बोला कि 2015 तक ना हम नेट जीरो कर लेंगे। और 2016 क्या है हमारा पड़ोसी देश, दैट इज द चाइना ने बोला कि हम इसको अचीव कर लेंगे। और 2040 जो है वो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या इम्पॉसिबल सा दिखता है, ऐसा हो भी नहीं सकता है, ठीक है। बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं वो हमारा जो जितना भी हमारा फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है ना, उसको घटाना चाह रहे हैं, उसको कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हमारा जो पर कैपिटा कार्बन इमिशन है ना, वो और कंट्रियों से बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अभी भी क्या चाहते हैं हम लोग कि भाई हम उसको नेट जीरो कार्बन इमिशन करें। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, जितनी भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन सबका यूज करना पड़ेगा, सोलर हो गया, विंड हो गया, टाइडल हो गया, ये सब करने के लिए। और इसके लिए काम भी कर रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा पीएम किसान योजना, पीएम कुसुम योजना, है ना, किसान तो नहीं, पीएम कुसुम योजना, है ना। क्या है इसमें, उसमें कि आप जो फार्मर्स के लिए आप सोलर प्लांट्स लगाओ, ठीक है। तो ये किसमें, पीएम कुसुम योजना है। और कौन सा है, एक तो हमारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, ठीक है, वो भी है। दूसरा कौन सा है हमारा, उज्जवल योजना। उज्जवल योजना में बेसिकली क्या करें, जो एलपीजी है ना, एलपीजी जो एलपीजी की जो भी हमारी डिपेंडेंसी है ना, उसको इंक्रीज करें, ठीक है, मतलब एलपीजी को बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली तीन चार चीजें जो है इंडिया ने भी की है, जैसे पीएम कुसुम योजना, और कौन सा उज्जवल योजना हो गया, और हमारा कौन सा हो गया, दैट इज नेशनल हाइड्रोजन मिशन हो गया। तो ये तीन चीजें जो है इंडिया अभी भी कर रहा है। और कोप 26 और 2021 में बेसिकली हमने क्या बोला है, अच्छा ये बाकी सारी मैंने आपको बता दी, यूके जापान के लिए। चाइना ने कितने बोला था, 2017 में किसने बोला था, इंडिया में बोला था, ठीक है। इंडिया जो है वो नेट जीरो कार्बन मिशन जो है वो अचीव कर लेगा, ठीक है। अब देखते हैं होगा कि नहीं, 2040 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एथिक्स से रिलेटेड क्या बोला है कि जो डियोंटोलॉजिकल थ्योरी है ना वो किस पे बेस्ड है। जो डियोंटोलॉजिकल थ्योरी है बेसिकली जो डियोन होता है ना, डियोन इसका मतलब होता है ड्यूटी। इसका क्या मतलब होता है? ड्यूटी, यानी जो आपका कर्तव्य है। क्या बोलना चाह रहा है हमारा डियोंटोलॉजिकल थ्योरी? ये पता क्या बोलना चाह रहा है कि आपने कोई भी काम किया हो, आपने कोई भी मतलब आपने कोई भी एक्शन लिया हो, ठीक है। मान लो आप कोई भी एक्शन लो, अब उस एक्शन, वो जो एक्शन है वो सही होगा या गलत होगा, वो उसके रिजल्ट पे नहीं मैटर करता। किस पे नहीं मैटर करता? वो उसके रिजल्ट पे मैटर नहीं करता। तो फिर वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसके प्रिंसिपल पे। जो भी आपने काम किया उस एक्शन की जो प्रिंसिपल रहेगा ना उस पे डिपेंड करता है। मतलब इसको समझने के लिए ऐसा समझो कि झूठ बोलना ना हमेशा क्या होता है? गलत होता है, चाहे उसका रिजल्ट सही हो या गलत हो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डियोंटोलॉजिकल थ्योरी बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि जो भी आपका एक्शन रहेगा, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो उसके रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करता। वो उस एक्शन के प्रिंसिपल यानी उस एक्शन की जो नियम है ना, सॉरी, उसकी जो प्रिंसिपल है और जो उसके नियम है उस पर डिपेंड करता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो डियोंटोलॉजिकल थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है? क्या वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शन पे डिपेंड है? क्या वो ड्यूटीज एंड प्रिंसिपल पे डिपेंड है? क्या पॉपुलर ओपिनियन या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से रिलेटेड है? यही पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है। जो हमारी डियोंटोलॉजिकल थ्योरी है वो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है? क्या है? सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन की बात की जा रही है। जब हम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन की बात की जा रही है ना तो ये बिल्कुल सही टर्म नहीं है, हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ड्यूटीज और प्रिंसिपल की अगर हम बात करें ना तो ये डियोंटोलॉजिकल जो है एथिक की बेसिस पे ही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो भी आपकी ड्यूटी रहेगी और उस ड्यूटीज के जो भी आपने एक्शन लिया उस एक्शन के रिगार्डेड आपका जो भी प्रिंसिपल है उस पर डिपेंड करेगा। पॉपुलर ओपिनियन जो है वो तो एथिकल होता ही नहीं है। जो भी ओपिनियन पॉपुलर होगा जरूरी है कि वो सही हो कि गलत हो। तो मॉरल वैल्यूज में ये नहीं, एथिकल में ये चीजें नहीं होती है, ठीक है। दूसरा क्या? कॉस्ट बेनिफिट। अब ये जो हमारा कॉस्ट बेनिफिट है, अब ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेज के बेस पे होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको अभी हमने बताया था आपको। क्या था बताओ? यूटी यूटिलिटारियनिज्म। क्या था? यूटिलिटारियनिज्म। तो यूटिलिटारियनिज्म बेसिकली क्या बोलता था? जो काम सबसे ज्यादा सही होगा, जो काम सभी के लिए सही होगा ना, जो मैक्सिमम प्रॉफिट देगा सभी लोगों के लिए, वो है हमारा क्या? यूटिलिटारियनिज्म। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन जो है ना वो दोनों किसके पार्ट है? यूटिलिटारियनिज्म के पार्ट है। जिसमें क्या होगा कि देखो कॉस्ट बेनिफिट भी एनालाइज करना होगा और कॉन्सिक्वेंसेज जो भी हमारे एक्शन के रहेंगे वो सब किसमें आता है? यूटिलिटारियनिज्म में आता है। लेकिन जब हम ड्यूटी और प्रिंसिपल की बात करते हैं वो किसमें आता है? डियोंटोलॉजिकल थ्योरी में आता है, ठीक है। तो ये दोनों टफ टफ वर्ड है, तो आपको मैंने इतनी बार बता दिया तो शायद आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। ड्यूटीज और प्रिंसिपल जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर हो गया इतनी सी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है टेस्ट जो है वो किसके लिए ज्यादा सूटेबल रहता है? क्या वो ग्रैनुलर सॉइल के लिए रहता है, सैचुरेटेड के लिए रहता है, ड्राई के लिए रहता है, या फिर हमारा सीमेंटेड सॉइल के लिए रहता है? किसके लिए रहता है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है, जब हम बात करें अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें ना तो ये ना एक तरह का क्या है? इट इज एन लेबोरेटरी टेस्ट। क्या है ये? एक तरह का लेबोरेटरी टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं हम, जब भी हम कोई भी सॉइल लेते हैं ना और उस सॉइल को हम एक्शियल लोडिंग देते हैं, क्या करते हैं उसमें? एक्शियल लोडिंग जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी अलॉन्ग द एक्सिस जो है हम उसको अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम एक सॉइल को रखते हैं। अब इस सॉइल को हमने रखा, बेसिकली कौन सी सॉइल का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जो भी हमारी कोहेसिव सॉइल्स होती है ना उनका इस्तेमाल इस टेस्ट में किया जाता है, ठीक है। कोहेसिव सॉइल जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, हम मिट्टी को एक ढेर में रखते हैं, ठीक है। और जो हमारा लेटरल मींस जो हमारा साइड है, साइड सपोर्ट जो है उसे हम प्रोवाइड नहीं करते। क्या नहीं करते? साइड सपोर्ट इज नॉट प्रोवाइडेड ओवर देयर, इज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। क्या करते हैं इस टेस्ट में? अब जो भी कोई भी कोहेसिव सॉइल होगी ना ये अपने शेप को बिना किसी मोल्ड के भी खड़ी कर सकती है। तो हम क्या करते हैं? ऊपर से अप्लाई करते हैं लोड और हम चेक करते हैं इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि यूसीएस टेस्ट क्या करते हैं, हम किसी भी लेटरल साइड की सपोर्ट के बिना किसी भी ऐसी मिट्टी को जिसमें की कोहेजन की वैल्यू कुछ हो, ठीक है, कोहेजन यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम एक्चुअली लोडिंग करते हैं और लेटरल साइड से कोई भी हम यानी हॉरिजॉन्टल साइड से हम कोई भी क्या नहीं करते, इसको सपोर्टेड नहीं करते। तो ये किसके लिए करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव सॉइल के लिए करते हैं। तो यही चीज बोलिए कि देखो हमारे पास अगर हम यूसीएस जो टेस्ट कर रहे हैं वो किसके लिए सूटेबल होगा? क्या वो ग्रैनुलर सॉइल के लिए होगा? क्या वो हमारा क्या बोलते हैं ड्राई सैंडी सॉइल के लिए होगा या सीमेंटेड सॉइल के लिए होगा? तो देखते हैं जरा, है ना। जब हम ग्रैनुलर सॉइल की बात करते हैं ना तो ग्रैनुलर सॉइल में क्या कोहेजन होता है बताओ मुझे? डेफिनेटली उसमें कोहेजन जो जीरो रहता है और ये अपनी जो भी ग्रैनुलर सॉइल होगी वो अपनी शेप इस तरह से होल्ड नहीं कर सकती। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो शेप होल्ड करे, ये इंपॉर्टेंट है। वो कैसे करेगी? जब उसमें कोहेजन होगा। तो कोहेजन होना ही क्या है? इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। तो ग्रैनुलर सॉइल में कोहेजन नहीं है तो मतलब ये नहीं कर सकता है। अब जब ड्राई सैंडी सॉइल को हम इस तरह से खड़ा करेंगे ना तो वो ऐसे खड़ा हो ही नहीं सकता है बेसिकली। अब कई बार बोलते हैं सर ऐसे, मतलब जिस तरह से आपने सॉइल को इस तरह से रखा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर जब हम इसको थोड़ा सा डेंस करते, थोड़ा सा क्या करते, डेंस करते, तब तो ये खड़ा हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी आप थोड़ा सा भी इसमें क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे, यानी इस पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊंगा तो ये एकदम से टूट जाएगा। तो ऐसी वाली सॉइल का भी हम काम नहीं कर सकते। यानी जो भी सॉइल ड्राई है ना, और ये वाली सॉइल तब कब होगी? इस तरह से कब होगी? जब वो थोड़ी सी सैचुरेटेड होगी, ठीक है। जब उसमें कितना होगा? 10 से लेकर 12% तक जब उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा तो उसी केस में वो जो है इस तरह से खड़ी रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है? ड्राई सैंडी सॉइल। तो ये आंसर क्या हो जाता है? डेफिनेटली हमारा गलत हो जाता है। जब हम बात करते हैं सीमेंटेड सॉइल की तो ऐसी सॉइल ना जो रॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ये ना अलग टेस्टिंग होता है। ये टेस्टिंग जो है ना हमारी अलग होती है, वो हमारी इसमें नहीं होती। अब सीमेंटिंग सॉइल जो है वो तो रॉक स्ट्रक्चर जैसा हो गया, तो ये वाली सॉइल का भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके लिए, यूसीएस टेस्ट के लिए। तो कौन सी होगी हमारी राइट आंसर? दैट इज द सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल विल बी द परफेक्ट फॉर द यूसीएस टेस्ट। क्लियर हो गया इतना है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इफेक्टिव विड्थ। सबसे पहले इफेक्टिव विड्थ पता होनी चाहिए आपको, है ना। ऑफ अ वन वे स्लैब डिपेंड्स किस पे करता है? टोटल स्पैन, थिकनेस या फिर डिस्टेंस या क्वांटिटी। अच्छा, जब हम इफेक्टिव विड्थ की बात करते हैं ना तो ये क्या होता है कि हम जब भी कोई लोड लगाते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका पॉइंट लोड हो, ठीक है, या तो फिर क्या हो डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर यूनिफॉर्म लोड हो। जब ये वाले लोड्स होते हैं ना तो ये किसी एक एक्चुअल पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल ये स्लैब है, ठीक है, इस स्लैब पे कहीं पे ये लोड लग रहा है, मान लो ये पॉइंट लोड लग रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो उसका ना कुछ सर्टेन एरिया ऐसा होता है ना जो एक्चुअल में लोड कैरी करता है, लोड कैरी करता है,
सिर्फ कुछ एरिया ऐसा होता है, तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं, ऐसा एरिया मतलब ऐसा विड्थ जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या करे, पॉइंट लोड और जो यूनिफॉर्म लोड है उसको कैरी आउट करे। फॉर एग्जांपल अगर जो उसकी लोकेशन यहाँ पे है तो सिर्फ उसका कुछ आसपास का एरिया ही रहेगा जो लोड को कैरी करेगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो उसका कुछ आसपास का एरिया जो लोड को कैरी करेगा। तो इस आसपास के एरिया को बेसिकली हम क्या डिनोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ से उसे डिनोट किया जाता है। समझ में, इफेक्टिव डेप्थ क्या हो गया, एक पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जांपल ये अच्छा इस पे डिपेंड भी करता है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है हमारा, दो क्या मतलब बहुत सारी चीजों पे करता है, डिपेंडेंसी ऑफ इफेक्टिव विड्थ। आपको इफेक्टिव विड्थ समझ आ गया ना, मैंने जो भी बोला कि इफेक्टिव विड्थ क्या है। देखो अभी मैंने बोला कि देखो यहाँ पे एक 1 पे है, दूसरा 2 पे है, तो अगर ये लोकेशन चेंज हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं कि किस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हमारी लोकेशन का चेंज होंगे वैसे वैसे वहां पे डिपेंड करता है, तो लोकेशन ऑफ अ लोड बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। फर्स्ट किस पे डिपेंड करता है, सेकंड ऑफ ऑल अगर ये स्पैन है, ये स्पैन ऑफ जो स्लैब है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो भी हमारी कितनी लंबी है, ठीक है, मान लो कि हमारी स्लैब बहुत ज्यादा लंबी है, ठीक है, और इसकी यहाँ पे जैसे पॉइंट लोड लग रहा है और इसके एंड पे क्या है, सपोर्ट है, तो इसके सपोर्ट तो इस पॉइंट लोड पे, तो इस पॉइंट लोड का जो एक्चुअल इफेक्टिव विड्थ होगा वो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होगा। यानी जो ये पॉइंट लोड है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है किसमें, इनके सपोर्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो डिपेंड किस पे करता है। और अगर मान लो कि ये बहुत छोटा हुआ, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो बहुत छोटी हुई, तो अगर इसके सेंटर में बिल्कुल पॉइंट लोड लग रहा है तो वो बिल्कुल आसानी से एक इसके सपोर्ट में भी चला जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि पॉइंट लोड का जो भी इफेक्टिव एरिया रहेगा क्या वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सपोर्ट में, किस तरह से सपोर्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, वो स्पैन पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे बोले तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट लोड होगा वो बहुत ज्यादा कंसेंट्रिक होगा, और कंसेंट्रिक के साथ साथ में क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा इफेक्टिव विड्थ है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो लोकेशन ऑफ लोड पे डिपेंड करेगा, दूसरा किस पे करेगा कि हमारी जो स्पैन है ऑफ द स्लैब, यानी हमारी स्लैब कितनी ज्यादा लंबी है उस पर डिपेंड करेगा। थर्ड वन किस पे करेगा कि हमारा लोड कौन सा है, ठीक है, या तो वो पॉइंट लोड होगा या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा। तो इन दोनों में से जो भी या फिर यूनिफॉर्म लोड बोल सकते हैं, तो जो भी टाइप ऑफ लोड होगा ना उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, हमारा इफेक्टिव विड्थ होगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, टाइप ऑफ लोड, टाइप ऑफ लोड, पॉइंट लोड हो, है ना, पॉइंट लोड हो या फिर क्या हो, यूनिफॉर्म लोड हो। फोर्थ वन क्या हो गया, देखो सपोर्ट कंडीशन क्या है, सपोर्ट कंडीशन, ठीक है, सपोर्ट कंडीशन। और इसी में ही आता है सपोर्ट कंडीशन में साथ साथ में यहाँ पे सपोर्ट कंडीशन मत लिखो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखो, आप ऐसा लिखो सपोर्ट, सपोर्ट सपोर्ट नहीं, ऐसे लिखो आप, डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट एंड लोड, सपोर्ट एंड लोड, इस पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ड्यू टू इस स्पैन की वजह से ये बहुत पास में आ गए थे, तो इफेक्टिव विड्थ जो है उसकी वजह से क्या है कि सपोर्ट, कुछ सपोर्ट में इसको पता किस तरह समझो, मान लो कि एक लंबा सा वुडन आपको बेंच है, ठीक है, और यहाँ पे साइड साइड में क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। अब उसने क्या किया कि यहाँ पे आके बैठ गया, कोई इंसान जो है यहाँ पे आके बैठ गया और लंबा सा है ये, तो आप क्या बोलोगे कि जो इसका बीच वाला एरिया है ना, सिर्फ यही वाला एरिया जो है उसका इफेक्टिव डेप्थ, यानी इस इंसान का, यानी इसका पॉइंट लोड हो या फिर यूनिफॉर्म लोड हो, सिर्फ यही एरिया जो है वो क्या कर रहा है, सपोर्ट को ले रहा है, ठीक है। इसके जो भी हमारा एक्चुअल वेट रहेगा, एक्चुअल लोड रहेगा, उसको कैरी कौन कर रहा है, ये वाला पार्ट कैरी कर रहा है, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट क्या है, बीच वाला पार्ट क्या रहेगा, वीक रहेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे कुछ ऐसे जब ये पॉइंट लोड यहाँ से हटके ना इसके कोनों के पास चला जाएगा, जब इसके कोनों कोनों के पास चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि ये जो पॉइंट लोड है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इनकी सपोर्ट्स में भी। तो सपोर्ट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द, जो भी हमारा लोड है उस लोड का कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द सपोर्ट, ये भी डिपेंड, ये भी क्या करेगा, उसकी इफेक्टिव विड्थ को चेंज करेगा। तो जो इसका इफेक्टिव विड्थ होगा अब क्या है, वो इसमें कंट्रीब्यूट भी हो जाएगा, जो भी इसका इफेक्टिव विड्थ है इसके सपोर्ट में भी कंट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले कितना था, पहले इतना ही एरिया था और इतना ही एरिया में एक्चुअल में क्या कर रहा था, इफेक्टिव विड्थ था। लेकिन अब जो है ये वाला पार्ट क्या था, बेसिकली वीक था। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो है सपोर्ट भी हेल्प कर रहा है उसको, है ना, दैट इज वाई यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सपोर्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम द लोड जो है वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो वही चीज किसमें बोली, यहाँ पे बोली जो इफेक्टिव विड्थ है किसी भी वन वे स्लैब की, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है, देखो वो किस पे डिपेंड करती है। वैसे तो यहाँ पे ये चीज नहीं आनी थी, यहाँ पे आना चाहिए सपोर्ट की कंडीशंस, बहुत सारे सपोर्ट की कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी हम बात करें किसकी, वन वे स्लैब की बात करें, तो वन वे स्लैब में बेसिकली क्या होता है कि उसकी जो सपोर्ट है वो एजेस में होते हैं, ठीक है, उसके ऑपोजिट एजेस में होते हैं। तो ये बोला कि इफेक्टिव विड्थ ना वन वे स्लैब पे किस पे डिपेंड करेगी, उसके टोटल स्पैन पे, उसके जो टोटल स्पैन ऑफ अ स्लैब है उस पे करेगी, उसकी थिकनेस पे करेगी, जो भी उसकी थिकनेस रहेगी, डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट एंड द लोड विड्थ की बात करेगी, या फिर जो हमारी कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ पे बात करेगी। तो बताओ, आपको इतना मैंने बता दिया, तो अब आप मुझे बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या है, क्या है इसका राइट आंसर, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब हम देखते हैं टोटल स्पैन ऑफ अ स्लैब, तो बिल्कुल सही है, टोटल स्पैन ऑफ द स्लैब पे भी डिपेंड करती है हमारी इफेक्टिव विड्थ, ठीक है। सिर्फ किस पे नहीं करती, थिकनेस ऑफ स्लैब पे नहीं करती, उससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगेगा, लेकिन उस पर नहीं डिपेंड करती, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट एंड लोड विड्थ ये भी इंपॉर्टेंट है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ नहीं उस पर डिपेंड नहीं करती, तो बस इन दो पे नहीं करती, इन दोनों पे करती है। तो कई बार दो आंसर भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल स्पैन पे भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट पे भी डिपेंड करती है। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो डार्सी लॉ है वो किसके लिए वैलिड है। अब ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एक तरह का क्या है, ये एक इंपेरिकल फॉर्मुला है, इट इज एन इंपेरिकल, सॉरी इंपेरिकल लॉ है ये, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मुला नहीं है, इट इज एन इंपेरिकल लॉ। जहां पे क्या बताता है ये, जो भी हमारा ग्राउंड वाटर है ना, ठीक है, जो भी हमारा क्या है, इट इज अ ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर टेबल में जो भी, ग्राउंड वाटर टेबल पे नहीं, ये मान लो यहाँ पे हमारी सॉइल है, तो यहाँ पे जब हमारी सॉइल है ना, अब यहाँ सॉइल में क्या होगा, सीपेज होगी जंगली, तो इस सीपेज को, इस सीपेज थ्रू अ पोरस मीडियम, तो सीपेज थ्रू अ पोरस मीडियम, थ्रू अ पोरस मीडियम, ठीक है, पोरस पोरस मीडियम,
तो क्या बोलना चाहता है हमारा डार्सी लॉ कि एक तरह का क्या है, ये एम्पिरिकल लॉ है जो हमारा कहां पे होता है, ग्राउंड वाटर में जो सीपेज होती है थ्रू अ पोरस मीडियम ना, उसके उसकी जो फ्लो रेट है ना डिस्चार्ज, फ्लो रेट को वो बताता है। ठीक है, फ्लो रेट को क्या बताता है, वो डार्सी लॉ बताता है। इतनी चीज तो मैंने आपको पहले क्लियर की कि डार्सी लॉ क्या है, एक तरह का एम्पिरिकल लॉ है जो क्या बताता है आपको, सीपेज थ्रू द पोरस मीडियम। ठीक है, वो पोरस मीडियम का जो हमारा फ्लो रेट होगा उसके बारे में हमारे को बताता है। समझ में आया? तो ये बेसिकली किस में होता है, लेमिनार फ्लो में होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, जहां पे क्या होता है स्मूथ और ऑर्डर्ड जो हमारा फ्लो रहेगा, तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं हम, लेमिनार फ्लो है। दूसरा क्या है कि सॉइल जो है वो फुली सैचुरेटेड रहेगी तब भी होगा, है ना, सॉइल फुली सैचुरेटेड तब भी रहेगा। और हमारा डार्सी वेलोसिटी क्या होता है कि क्यू अपॉन ए जो है दैट इज इक्वल टू, ये क्या होता है बेसिकली, क्यू होता है फ्लो रेट और ए क्या होता है एरिया। ठीक है, तो वी क्या होगा, क्यू अपॉन ए होगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, डार्सी वेलोसिटी। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी वैसे, है ना। तो डार्सी लॉ तो इजी है, सबको पता है कि किसके लिए यूज होता है। तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, लेमिनार फ्लो होगा और जहां पे सारे के सारे जो हमारे पोर्स है वो सैचुरेटेड होंगे। ठीक है, उसमें वॉइड्स में क्या होगा, पानी होगा। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, ना टर्बुलेंट होगा, ना सैचुरेटेड होगा, ना कैपिलराइजेशन सिल्ट होगा। क्लियर हो गया, समझ गए डार्सी लॉ किसके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ लेमिनार फ्लो के लिए और सैचुरेटेड सॉइल के लिए होगा। समझ में आया? एक और चीज, क्यू इज इक्वल टू किया, अब आपने ये भी देखा होगा, है ना, किया। तो ये किसका है बेसिकली, ये डार्सी लॉ ही तो है। क्यू क्या है, डिस्चार्ज सॉरी, है ना, और ये क्या है, के क्या है हमारा, परमेबिलिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, आई क्या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और एक है आपको पता ही है एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पैन कितना दे रखा है, एल, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, एल दे रखी है। कैरीज अ पॉइंट लोड की बात की है, डब्ल्यू पॉइंट लोड कितना है उसमें जो लग रहा है हमारे पास, दैट इज द डब्ल्यू, कहां पे, एट अ फ्री एंड पे बात की है, एट अ फ्री एंड पे, जो एंड क्या है हमारा, फ्री है। ठीक है, तो मैक्सिमम मूवमेंट एट द मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा। देखो सबसे पहली बात ना, आपको कैंटिलीवर बीम के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है कैंटिलीवर बीम, ऐसी बीम ना जिसका एक एंड तो हमारा फिक्स होता है और जो दूसरा एंड होता है ना वो होता है फ्री। तो एक एंड हमारा अगर जो फिक्स होगा और दूसरा एंड जो है वो हमारा फ्री होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। उसी के लिए बात की गई है इसमें कि अगर जो कैंटिलीवर बीम है उसका स्पैन एल है और वो कैरी कर रहा है पॉइंट लोड यानी डब्ल्यू जो है वो कैरी कर रहा है एट अ फ्री एंड पे, तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है वो कितना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेसिकली, अगर जो आपको बताना है तो सबसे पहली बात इसको देखते हैं, डब्ल्यू एल बाय फोर ना, ये फॉर्मुला कैंटिलीवर के लिए यूज नहीं होता है, तो ये इसके लिए वैलिड नहीं है, तो डब्ल्यू एल बाय फोर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगर जो बात करें हम किसकी, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू की, इसकी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू की। अभी जो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मुला है ना, ये होता है फॉर यूडीएल, किसके लिए होता है, यूडीएल के लिए होता है। तो इसका याद रख सकते हैं आप, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू जो है वो यूडीएल के लिए होता है, बेंडिंग मोमेंट एट अ कैंटिलीवर बीम जहां पे पॉइंट लोड लग रहा है उसके लिए नहीं लगता, इसके लिए लगता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए लगता है। जब हम बात करते हैं डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट की, तो ये किसके लिए लगता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए लगता है, विद सिंपली सपोर्टेड बीम विद जो है यूडीएल है उसके टाइम पे ये लगता है। ठीक है, नॉट फॉर द कैंटिलीवर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कौन सा होगा आंसर हमारा, दैट इज डब्ल्यू एल। जब हमारा एक एंड पे क्या लगता है, हमारा क्या लगता है, दैट इज द पॉइंट लोड लगता है और जो फिक्स्ड एंड है उस पे क्या मूवमेंट आता है, वो मूवमेंट है दैट इज द डब्ल्यू इनटू एल। तो तीन चीजें निकाल सकते हैं हम इससे, क्या, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं कैंटिलीवर बीम की प्लस उसमें लगने वाला क्या, पॉइंट लोड की बात करूं, इसके पॉइंट लोड की बात करूं, डब्ल्यू। ठीक है, कहां पे, एट अ फ्री एंड पे, एट फ्री एंड पे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज डब्ल्यू इंटू एल जो है। ठीक है, तो यानी डब्ल्यू इंटू एल क्या होगा वैसे, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा। क्लियर हो गया, कहां पे, फिक्स्ड एंड पे, यहाँ पे जो फिक्स्ड एंड है ना यहाँ पे लगेगा ये हमारा मूवमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, एट अ फ्री पॉइंट, जो कैंटिलीवर है फॉर द पॉइंट लोड इसके लिए ये लगेगा। ठीक है, और जब हम कैंटिलीवर की बात करेंगे प्लस जब हम उसमें लगने वाले यूडीएल की बात करेंगे, तो उस टाइम पे जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा वो कितना होगा, दैट इज द डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू होगा। क्लियर हो गया, और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए तो यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट है। समझ में आया आपको कि किस तरह से इनका आंसर आया। ये तो किसकी बात होगी, साथ साथ में हम एक और भी कर लेते हैं कि जब हम बात करते हैं कैंटिलीवर बीम की ना, तो कैंटिलीवर बीम के फॉर्मुले होते हैं। ठीक है, वो सारे मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे जो कैंटिलीवर बीम के फॉर्मुले है ना, तो हमारे को मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जो है वो हमें पता लग गया कितना है, दैट इज द डब्ल्यू इंटू एल फॉर द एल लेंथ ऑफ अ स्पैन हो गया। दूसरा क्या हो गया, अगर जो मुझे मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालनी है तो वो कितनी होगी, वो ना थ्रू आउट द लेंथ ना कॉमन रहती है, सेम रहती है, तो वो होती है सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू। तो ये किसका होगी, कैंटिलीवर बीम के लिए होगी। क्लियर हो गया, अगर जब हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करें, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है बेसिकली ओवर द एंटायर लेंथ जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू होगा। ठीक है, और जब हम शेयर फोर्स की बात करेंगे यानी मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं सबकी, तो वो कितना होगा, डब्ल्यू इंटू एल होगा। क्लियर हो गया, यूडीएल के लिए भी क्या होगा हमारे पास, लाइक ठीक है, ये दोनों चीजें होगी किसके लिए, एक तो देखो कैंटिलीवर पे यूडीएल लगने वाले के लिए बीएमडब्ल्यू सॉरी बीएम और एसएफ के लिए, और यहाँ पे कैंटिलीवर किसके लिए, फॉर द पॉइंट लोड। ये दोनों चीजें आपको क्लियर होगी, है ना, कैंटिलीवर और इसके लिए। क्लियर हो गया इतना जो भी है। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अगर मैं बताऊं तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो पॉइंट लोड लगता है किसी एट सेंटर, ठीक है, एट सेंटर, जो पॉइंट लोड एट सेंटर लगता है उसके लिए जो बेंडिंग मूवमेंट होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जो होता है, दैट इज इक्वल्स टू, वो किसके लिए होता है, डब्ल्यू एल बाय फोर होता है। ठीक है, कब लगेगा, ये कहां लगेगा हमारा मैक्सिमम मूवमेंट, एट सेंटर। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहां लगता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एट द सेंटर लगता है। और इसके लिए शेयर फोर्स क्या लगेगा, शेयर फोर्स कहां पे लगेगा, सबसे पहली बात सपोर्ट पे लगता है हमारे, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, तो इस सिंपली सपोर्टेड बीम में जो बीच में लगने वाला हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है वो कितना होगा, डब्ल्यू एल बाय फोर होगा। और जो इसके सपोर्ट पे लगने वाला शेयर फोर्स होगा वो बेसिकली कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय टू होगा। क्लियर हो गया, है ना। जैसे कि एक ब्रिज है, तो इस ब्रिज के जो बीच में है, बीच में एक ट्रक खड़ा है अगर मान लो, तो इसके यहाँ पे क्या लगेगा, एक शेयर फोर्स लगेगा और यहाँ पे कितना लगेगा, मैक्सिमम बेंडिंग डब्ल्यू एल बाय फोर होगा। क्लियर हो गया, ये दोनों चीजें भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि बेंडिंग मूवमेंट वगैरह ये कहां पे लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दैट इज द डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, डब्ल्यू एल पता लग गया ना किसका, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। अच्छा, हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फाउंडेशन फॉर अ ब्लैक कॉटन सॉइल। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है, यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल की बात की जा रही है। तो जब हम ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करते हैं ना,
इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ब्लैक कॉटन सॉइल की बात होती है। तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो बेसिकली क्या है, एक एक्सपेंसिव सॉइल है। एक्सपेंसिव सॉइल मतलब इसका जो स्वेलिंग और जो श्रिंकेज है ना वो बहुत ज्यादा होता है। श्रिंकेज जो है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब जब वो ड्राई होगी ना तो एकदम से सूख जाएगी, और जब वो वेट होगी तो वो एकदम से फूल जाएगी। यानी दो चीजें सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं, ड्राई और वेट। तो क्लियर हो गया आपको कि स्वेलिंग और श्रिंकेज जो है इसका रेट जो है स्वेलिंग और श्रिंकेज का वो बहुत हाई होता है। यानी ये सॉइल जो है एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव इन द सेंस कॉस्ट वाइज नहीं, मतलब कि वॉल्यूम वाइज इंक्रीज होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है हमारा एक मॉन्ट मोनोलाइट मोनोलाइट मिनरल। ये चीज मैंने सॉइल में अच्छे से क्लियर की है कि किस तरह से मॉन मोनोलाइट में प्रेजेंट जो है हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें जो है वाटर एंड ट्रैप होने की वजह से वो क्या बनाता है, एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन बनाता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। किसमें? ब्लैक कॉटन सॉइल में ऐसा मिनरल होता है। दिस इज द मिनरल, ये ऐसा मिनरल है जिसकी वजह से ब्लैक कॉटन सॉइल इस तरह से रिएक्ट करती है, मतलब एक्ट करती है। तो आपको पता लग होगा, तो यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल है। अच्छा, ये सूखेगी या फिर श्रिंक होगी तो इससे नुकसान क्या है कि जब भी आप रोड कंस्ट्रक्शन में ऐसी सॉइल का इस्तेमाल करोगे ना तो ऊपर जो हमारी रोड होगी ना, यहाँ पे जब भी हमारी बारिश होगी तो ये क्या होगा, स्वेल हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, एक तरह से ऐसे होगी। और जब ये श्रिंक होगी तो क्या होगी, वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी, जिसकी वजह से इस तरह से डम दिखेगा। तो जब हमारे को ऊपर की सर्फेस जो है उस ऊपर की सर्फेस में हमारे को क्रैक्स देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि जो नीचे की सॉइल है वो अनइवन है। क्या है वो? अनइवन। अनइवन इन द सेंस कि पहले वो कोई भी पतली एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाएगी और फिर दूसरे टाइम में वो बड़े वॉल्यूम में हो जाएगी, फिर छोटे छोटे पार्टिकल में हो जाएगी, फिर बड़े वॉल्यूम में हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है कि जो ऊपर की सर्फेस है वो हमारी क्या हो जाएगी, क्रैक दिखाई देगी, उसमें क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो ये सॉइल इसलिए ये पूछा है कि जो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल है ना, इसमें अगर जो आपको ब्लैक कॉटन सॉइल है उसमें अगर जो मुझे फाउंडेशन देनी पड़ेगी, मान लो कि आपका घर ही वहां पे बन रहा है, ठीक है, तो वहां पे अगर जो घर बन रहा है तो वहां पे आप क्या करोगे, ऐसा कौन सी फाउंडेशन का इस्तेमाल करोगे? तो सबसे पहले कौन सी पूछे यहाँ पे? सबसे पहले देखो स्प्रेड फुटिंग। स्प्रेड फुटिंग का क्या मतलब है? बेसिकली जब हम ऐसी, ये क्या होती है, एक तरह की ना शैलो फाउंडेशन होती है। इट इज अ शैलो फाउंडेशन। ठीक है, क्या करती है शैलो फाउंडेशन? जैसे हम स्प्रेड फुटिंग की बात करते हैं ना, तो ये क्या करती है, जो भी लोड होता है, जो भी हमारा लोड होता है ना, वो उसको ना वाइडर एरिया में ट्रांसफर करती है। जो भी हमारा लोड आएगा ना सॉइल का, जो भी हमारा लोड आएगा ना ऊपर का, उसको वाइडर एरिया में क्या करती है, ये ट्रांसफर करती है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल ना, सॉइल में बेसिकली क्या होता है, अनइवन सेटलमेंट होती है। अब इस अनइवन सेटलमेंट की वजह से ना ये जो हमारी स्प्रेड फुटिंग है ना, ये क्या हो जाती है, फेल हो जाती है वहां पे। तो शैलो फाउंडेशन का एक पार्ट है स्प्रेड फुटिंग। और बिकॉज ऑफ द सॉइल, कैसी सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल, ये क्या करती है हमारी, ये ना अनइवन सेटलमेंट दिखाती है। अनइवन सेटलमेंट दिखाती है, जैसे मैंने बताया था ना कि क्रैक्स आएंगे, इस तरह से आएगा। तो बिकॉज ऑफ द अनइवन सेटलमेंट इस लार्ज फाउंडेशन को क्या होना पड़ेगा, ये सरफेस फाउंडेशन है, अभी शैलो फाउंडेशन है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ना ये क्रैक्स देखने को मिलेंगे। दैट इज वाई जो स्प्रेड फुटिंग है वो इसके लिए अच्छी नहीं होगी। ठीक है, सेकंड ऑफ ऑल क्या है, राफ्ट फाउंडेशन। जो राफ्ट फाउंडेशन होती है ये क्या होती है, एक तरह की बड़ी कंक्रीट स्लैब होती है। एक तरह की क्या होती है, बड़ी कंक्रीट स्लैब होती है, जिसमें कि क्या करते हैं हम, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, कहां पे बनाते हैं, सॉइल के ऊपर बनाते हैं, सरफेस पे बनाते हैं। अभी जो बड़ी सी कंक्रीट की स्लैब है ना, इसमें क्या होता है, जो भी हमारा लोड होता है ना, वो लोड ना इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे पूरी पूरी जगह पे क्या होता है, लोड जो ऊपर से आने वाला जो भी लोड है वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, लेकिन अगर पूरी की पूरी जो हमारी नीचे की सॉइल है, पूरी की पूरी अगर जो सॉइल हमारी अनस्टेबल है, तो जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल, तो ये क्या है कि इसका जो इफेक्ट है ना, जो भी इसका इफेक्ट होगा हमारा राफ्ट का, वो हमें नहीं मिल पाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी राफ्ट फाउंडेशन है उसमें भी हमारे क्रैक्स देखने को मिलेंगे, कुछ और प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, बिकॉज ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल। क्यों? अनइवन सेटलमेंट है। अगर जी कंक्रीट जैसी स्लैब है तो इस स्लैब में जो भी लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी तरह से फैलेगा नहीं। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि जो राफ्ट फाउंडेशन है वो भी इसके लिए रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर हो गया? दूसरा है ना, फिर दूसरा क्या है, स्लैब ऑन ग्रेड। अच्छा, ये जो स्लैब है ना, ये डायरेक्टली क्या है, ग्राउंड पे कास्ट की जाती है। तो ग्राउंड पे कास्ट की जाएगी तो ब्लैक कॉटन सॉइल की वजह से क्या आएगा, यहाँ पे भी क्रैक्स आएंगे। तो स्लैब ऑन ग्रेड भी हमारे लिए क्या होगा, रॉन्ग ऑप्शन होगा। जितनी भी हमारी सर्फेस पे बनने वाली फाउंडेशन है ना, वो सारी की सारी ब्लैक कॉटन सॉइल के टाइम पे फेल हो जाती है। लेकिन सिर्फ पाइल फाउंडेशन ऐसी है जो कि सर्फेस पे डिपेंड नहीं करती, और जो है कि वो डेप्थ वाइज देखते हैं। तो अगर जो मैं इसमें जहां पे हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल है, ये अनइवन चाहे हमारी अनडिस्टर्ब भी हो और ऊपर का सर्फेस जो है वो क्रैक भी हो, लेकिन हमारा जो है पाइल फाउंडेशन है, अब एक पिलर की तरह है। तो ये पिलर की तरह क्या करती है, इस पाइल फाउंडेशन में बेसिकली, ये पाइल फाउंडेशन क्या है, एक तरह की डीप फाउंडेशन है। इट इज अ डीप फाउंडेशन, है ना। और किसी हार्ड स्ट्रेटा के ऊपर ही हम पाइल को खड़ी करना चाहोगे, ताकि जो हम बिल्डिंग बनाए यहाँ पे, तो हमारा जो हमारा जो लोड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो किसी हार्ड सॉइल स्ट्रेटम पे हम इसको बनाते हैं। तो जो हमारी सॉइल है, हमारी कौन सी, ब्लैक कॉटन सॉइल है, इसको हम कास्ट करते हैं कहां पे, इसके लिए हम सबसे सुटेबल कौन सी फाउंडेशन होती है, पाइल फाउंडेशन होती है। ठीक है, और जितनी भी हमारी सर्फेस की होगी उसमें क्या देखने को मिलेंगे, हमारे को क्रैक देखने को मिलेंगे। तो ये बेस्ट फाउंडेशन है फॉर द ब्लैक कॉटन सॉइल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कुबेर प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय आरबीआई। उसका काम क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है वैसे बेसिकली कुबेर प्लेटफॉर्म का, जो कि लॉन्च किया किसने, आरबीआई ने लॉन्च किया। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं ना इसकी, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कुबेर प्लेटफॉर्म बेसिकली है क्या। देखो, जब भी हमारी गवर्नमेंट ना एक ट्रेजरी बिल को पास करती है, यानी इशू करती है जब उसको, तो जब ये ट्रेजरी बिल को इशू करती है ना, तो बैंक ना अपने एक प्राइमरी डीलर से, यानी कुबेर प्लेटफॉर्म, ऐसे कुबेर प्लेटफॉर्म में क्या करती है, उसके थ्रू ना वो ऑप्शंस करती है। उसके थ्रू क्या करती है, वो ऑप्शंस करती है। और सॉरी, गवर्नमेंट बिल जब ट्रेजरी बिल को इशू करती है ना, तो जो हमारी कुबेर प्लेटफॉर्म है ना, उस पर जाते हैं कौन, बैंक वाले। अब बैंक वाले उसमें जाते हैं तो वो ऑप्शन का क्या लेते हैं, पार्ट लेते हैं। ऑप्शन का पार्ट लेते हैं ताकि वो ट्रेजरी बिल को क्या कर सके, खरीद सके। तो ये कौन कौन करता है, एक तो बैंक करता है ना, और दूसरे कौन करता है, और मतलब बैंक करता है। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि देखो ये जो चीज है ना, ये ट्रांसपेरेंसी भी दिखाती है और सिक्योरिटी भी इसमें अच्छी है। तो इसलिए जो कुबेर प्लेटफॉर्म है आरबीआई ने लॉन्च किया है, वो इसलिए कि गवर्नमेंट अगर जब अपने ट्रेजरी बिल को इशू करेगी, तो बैंक के पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाए, जहां पे जिसका नाम क्या है, कुबेर प्लेटफॉर्म है। वहां पे जाके क्या करेंगे, ऑप्शन में पार्ट लेंगे ताकि उनको खरीद सके। ठीक है, किसको, ट्रेजरी बिल को। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रेजरी बिल को अगर जो गवर्नमेंट इशू करेगी तो बैंक हमारे लेंगे किससे, बाय द कुबेर प्लेटफॉर्म से। तो क्या बोल सकते हैं हम कि जो हमारा आरबीआई ने लॉन्च किया हुआ कुबेर प्लेटफॉर्म है, ये इसलिए डेवलप किया गया है। ये डेवलप क्यों किया गया है, ये डेवलप पता किस लिए किया गया है, सेंट्रलाइज्ड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। ये एक तरह का क्या है, सेंट्रलाइज्ड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है।
बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, सीबीएस। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम क्या है, बेसिकली जब आपको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी देखनी हो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, जैसे कि उनके बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, या फिर उनके क्या हो गए, अभी मैंने बताया ट्रेजरी बिल्स हो गए। अब इन सबको जब इश्यू करते हैं ना, तो इश्यू करने के बाद इन्हें मैनेज करना पड़ता है। तो उन सबको मैनेज कौन करता है, हमारा कुबेर प्लेटफॉर्म करता है। तो बेसिकली जो सेंट्रलाइज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, कुबेर प्लेटफॉर्म एक तरह का क्या है कि बैंकिंग सॉल्यूशन है। अब इस बैंकिंग सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो भी हमारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रहेगी, जैसे कि उनके बॉन्ड्स रहते हैं या फिर उनके ट्रेजरी बिल्स रहते हैं, इन सबको इश्यू करने के बाद इनको मैनेज कौन करता है, कुबेर प्लेटफॉर्म करता है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, ये बैंक्स के लिए एक प्राइमरी डीलर है। कैसे, अगर जो हमें अगर जो कोई भी ट्रेजरी बिल निकलेगा तो उसको ऑक्शन में डालेंगे और बैंक जो है वहां पे आके उसको खरीद सकता है। तो एक तरह का क्या है, यहाँ पे हो रहा है गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटी है उन सबका बाय भी हो रहा है और उनको सेल भी किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है कुबेर प्लेटफॉर्म में। क्लियर हो गया आपको। तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है बेसिकली क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी बॉन्डिंग है ना, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग नहीं, इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स होते हैं ना, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स होते हैं इन सब की अलॉटमेंट करना, ठीक है, अलॉटमेंट करना या फिर इनको सेटल करना, ये सब किस में हो रहा है, इस प्रोसेस को कौन इजी कर रहा है, इस प्रोसेस को इजी कर रहा है हमारा कुबेर प्लेटफॉर्म। तो क्या बोला मैंने कि कुबेर प्लेटफॉर्म क्या है, कुबेर प्लेटफॉर्म एक तरह का जो आरबीआई ने लॉन्च किया हुआ है, एक तरह का क्या है वो सेंट्रलाइज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, यानी सीबीएस है। ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड्स होते हैं उनके, ट्रेजरी बिल होते हैं, इन सबको मैनेज करता है। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटी है, जैसे कि बॉन्ड, वो सब हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गया, इन सबको बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं थ्रू द कुबेर प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो भी इनके इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली हो रहा है ना ऐसा कुछ, तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक हमारे बॉन्ड्स रहते हैं, है ना, उन सब की जो अलॉटमेंट होती है या फिर उनकी जो सेटलमेंट होगी वो सब कहां पे होगी, कुबेर प्लेटफॉर्म में होगी। तो ये अलॉटमेंट और सेटलमेंट पहले क्या होती थी, नॉन ऑनलाइन होती थी, नहीं होती थी ऑनलाइन। अगर जी नहीं होती थी ऑनलाइन तो वहां पे ना बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। दैट इज वाई क्या है कि यहाँ पे ईजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, उनको अलॉटमेंट करनी है, उनकी सेटलमेंट करनी, वो ईजी किससे होता है, कुबेर प्लेटफॉर्म से होता है। तो वही चीज यहाँ पे पूछेगी कि जो हमारा क्या है कुबेर प्लेटफॉर्म है, उसका बेसिकली जो प्राइमरी काम है वो बेसिकली क्या है। तो आप कैसे बता सकते हो कि प्राइमरी काम क्या है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है प्राइमरी काम। अब जब बात करते हैं किसकी, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर अ पब्लिक। देखो क्या है यहाँ पे डिजिटल लैंडिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म पब्लिक, मतलब क्या है कि जो ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर जो है हमारे पर्सनल बिजनेसेस और लोन जो है वो डिजिटली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कुबेर प्लेटफॉर्म तो ऐसा नहीं करता है कि जहां पे आप अपने पर्सनल लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स हो गए या फिर आपके बिजनेसेस लोन हो गए, उन सब के लिए अगर जो मुझे डिजिटली अप्लाई करना है तो वो है ये प्लेटफॉर्म, डिजिटली लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर अ पब्लिक। लैंडिंग है ना, लैंडिंग का मतलब क्या है, लोन देना फॉर द डिजिटली फॉर द पब्लिक के लिए। तो पब्लिक के लिए तो कुबेर प्लेटफॉर्म है नहीं बेसिकली, तो हम क्या है ये वाला पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं करता, तो हम बोलते हैं दिस इज द रॉन्ग आंसर। सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड ट्रेडिंग, बेसिकली जब हम बात करते हैं गोल्ड के, जैसे गोल्ड के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे कि बॉन्ड हो गया है ना, जैसे गोल्ड की क्या होता है, जैसे हमारे जो बॉन्ड्स है ना, वो बॉन्ड्स क्या है, एक तरह के अल्टरनेटिव है किसके, गोल्ड के। तो गोल्ड की जो भी हमारे अल्टरनेटिव्स हैं जैसे कि हमारे बॉन्ड्स हो गए, अब इनकी जो ट्रेडिंग है ना उनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है। उस अलग प्लेटफॉर्म क्या है, बेसिकली वो स्टॉक एक्सचेंज में आता है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आता है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आता है। तो ये बोला कि सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड ट्रेडिंग, ऐसी गोल्ड ऐसे मतलब गोल्ड की जो अल्टरनेटिव है जैसे कि बॉन्ड्स है, उन सबकी जो ट्रेडिंग होती है बेसिकली वो कहाँ होती है, स्टॉक एक्सचेंज में होती है। तो ये बोल रहा है कि ऐसे ये प्लेटफॉर्म क्या है, बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, और जो कुबेर प्लेटफॉर्म है उससे हम ये वाली चीजें करते हैं। तो ये भी क्या हो गया, हमारा रॉन्ग आंसर हो गया। तीसरा क्या है, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। डेफिनेटली ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों होगा राइट आंसर, देखो जो भी हमारे क्या है जी सिक्योरिटी है, मतलब गवर्नमेंट की जो भी हमारी सिक्योरिटी है, अब इन सिक्योरिटीज को हमको क्या है, ट्रांजैक्शन जो हमारे को करनी है, जो भी हमारे को ट्रांजैक्शन करनी है डिजिटली, उन सबको एफिशिएंट बनाने के लिए हमारा क्या है, कुबेर प्लेटफॉर्म है। अब सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, बिल्कुल राइट आंसर है ये, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, मॉनिटरिंग द एनबीएफसीएस, जो एनबीएफसीएस है ना, एनबीएफसीएस को रेगुलेट कौन करता है, इसको भी आरबीआई रेगुलेट करता है, लेकिन कुबेर का काम जो है वो अलग है, डिफरेंट है देन द मॉनिटरिंग। ये मॉनिटरिंग करना है, नहीं मॉनिटरिंग अलग है। ठीक है, तो ये क्या होगा, रॉन्ग आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या है इसका, सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्या बोला मैंने, कुबेर प्लेटफॉर्म क्या है, एक तरह का हमारा जो कुबेर प्लेटफॉर्म है उसमें हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की अलॉटमेंट करते हैं, ऑक्शन करते हैं, और जितनी भी हमारी मैनेजमेंट है वो सब देखता है कौन, कुबेर प्लेटफॉर्म देखता है। यहाँ पे ऑक्शंस होते हैं, ऑक्शंस में बैंक वाले आते हैं, बैंक वाले उनको खरीदते हैं या फिर उनको बेचते हैं। तो दो चीजें हो रही है, एक तो गवर्नमेंट की जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी उसको हम बाय कर रहे हैं, ठीक है, और उसको सेल कर रहे हैं। क्या हो रहा है वो सब, ई बाय ई सेलिंग। क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी सब जो ऑप्शन है वो थोड़े से अलग है। क्यों, अगर जी गोल्ड की हमको ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में वो अलग प्रोसेस है। ठीक है, उसमें दूसरा क्या, डिजिटल लैंडिंग, लोन तो हम देते नहीं है इसमें कुबेर प्लेटफॉर्म में, और दूसरा क्या है, मॉनिटरिंग द एनबीएफसी, तो ये तो इससे रिलेटेड नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रूल ऑफ अ लॉ, क्या बोल रहा है, रूल ऑफ लॉ। जो रूल ऑफ लॉ है वो मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स, किन किन थिंकर्स है, देखो मॉन्टेस्को या फिर एवी डेसे या फिर रॉसवे या फिर हॉब्स, इन चारों में से कौन ऐसा बंदा है जिन्होंने ये रूल ऑफ लॉ जो है बेसिकली हमको दिया था। बेसिकली रूल ऑफ लॉ का ना मतलब क्या होता है ना, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब जितने भी, मतलब चाहे आप जितनी भी हाईएस्ट पावर में हो, चाहे आप कहीं के किंग हो, ठीक है, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, इन सबके लिए जो हमारा लॉ है ना वो इनसे ऊपर है, ये उनके नीचे है हमेशा। ठीक है, चाहे आप एमपी हो, कुछ भी हो, आपने जो ट्रैफिक का पालन नहीं किया, ट्रैफिक तोड़ा है, तो आपको फाइन देना ही पड़ेगा। ऐसा कौन बोलता है, रूल ऑफ लॉ बोलता है बेसिकली। इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो है, कानून सबसे ऊपर है, बोलते नहीं कानून सबसे ऊपर है, गवर्नमेंट से भी ऊपर है, तो कानून जो है वो हर सभी के लिए क्या है, एक सही रहता है। और ये किसने दिया था मेरे को, एवी डिसे ने दिया था, मेरे को रूल, क्या बोलता। ठीक है, तो ये किसने दिया था, एवीडी से नहीं दिया था। ठीक है, बाकी क्या है, मोंटेस्को, बेसिकली इन्होंने क्या दिया था, सेपरेशन ऑफ अ पावर। क्या दिया था, सेपरेशन ऑफ अ पावर। क्या है सेपरेशन ऑफ पावर, जो हमारे आपने देखा होगा एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे, है ना, इससे ऊपर क्या होता है, लेजिस्लेटर होते हैं, और क्या होते हैं जो हमारी जुडिशरी होती है,
क्या होती है, जुडिशरी होती है। ये सबको अलग अलग किसने डिफरेंशिएट किया था, सेपरेशन ऑफ पावर किसने दिया था, मोंटेस्क्यू ने दिया था। बेसिकली क्या बोला था कि जो हमारी जुडिशरी है ना वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के अंडर ही आनी चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल एक सेपरेट पार्ट होना चाहिए पूरी की पूरी लेजिस्लेटर पे। तो ये तीन जो स्तंभ है हमारे इंपॉर्टेंट वो अलग है, क्योंकि अगर हमारी जो गवर्नमेंट के अंडर ही हमारी जुडिशरी आ गई तो सारे के सारे जो कोर्ट है वो तो हमारा हमेशा गवर्नमेंट को ही फॉलो करेंगे। तो इसलिए जो है इन सबके लिए अलग अलग क्या दिया था, मोंटेस्क्यू ने दिया था, सेपरेशन ऑफ पावर की जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इसने दिया था। यानी रूल जो है, रूल ऑफ लॉ जो है वो डायरेक्टली जो है उन्हें रिलेट करता है। बेसिकली किसके लिए रिलेट करता है, ये हमारे रूल ऑफ लॉ जो है उसे डायरेक्टली जो है ये रिलेट करता है कि नहीं, आप देखो खुद देखो, जो हमारे रूल ऑफ लॉ है बेसिकली उसमें क्या इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी उन सबको एक अलग से पावर दे रखी है, ताकि क्या बोला, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, मोंटेस्क्यू ने दिया। दूसरा क्या मैंने बता दिया आपको, ठीक है। फिर आगे क्या है, रॉसवे जो है बेसिकली इन्होंने हमारे को क्या दिया था, रॉसवे ने फोकस किया था जनरल वेल के लिए, इसके लिए जनरल वेल के लिए, या फिर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये भी डायरेक्टली क्या है, मतलब डायरेक्टली जो है रूल ऑफ लॉ के अंडर आता है। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट दिया किसने था, वो इंपॉर्टेंट है, ए वी डेसे ने दिया था। क्लियर हो गया। फिर बाकी हॉब्स जो है, हॉब्स अलग है, तो ये सारे क्या अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच टाइप ऑफ एनर्जी प्रोजेक्ट जो है हैज द हाईएस्ट लैंड यूज पर द मेगावाट जनरेटेड, यानी 1 मेगावाट जनरेट करने के लिए सबसे ज्यादा लैंड कौन यूज करता है ना। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो सबसे ज्यादा लैंड यूज करता है, क्या वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आप बनाते हो किससे, पानी से बनाते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी आप पानी से बनाते हो तो वहां पे क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, उसे टरबाइन घूमती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डैम है, बेसिकली जो लैंड है ना यहाँ पे यूज होने वाली लैंड यूज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वो अराउंड अराउंड कितनी रहती है हमारी, दैट इज। अगर जो हम बात करें किसकी, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की, जहां पे की लार्ज रिजर्वायर नीडेड होते हैं, तो वहां पे रहती है अराउंड 2 से लेकर 10 एकड़ तक, क्या है यहाँ पे पर मेगावाट जो है लैंड की कंजप्शन, लैंड की यूज होती है, किसके लिए, फॉर द स्मॉल। और अगर जो बड़े की बात हो तो यहाँ से 50 से लेकर 100 एकड़ तक जो है हमको पर मेगावाट जो है लैंड की जरूरत पड़ती है, किसके लिए पड़ती है, ये हमारे को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए पड़ती है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, स्मॉल और छोटे के लिए पता लग गया है ना। जब हम बात करें किसकी, या तो हम सोलर की कर रहे हैं, अगर हम सोलर की कर रहे होंगे ना तो इसमें भी कितना लगता है, 5 से लेकर 10 मेगावाट, सॉरी एकड़ पर मेगावाट जो है नीडेड होता है, 5 से लेकर 10 तक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज द सोलर, कौन सा ये सोलर। अब जो सोलर के लिए तो कितना मैंने बता दिया, 5 से लेकर 10 तक है ना। अगला क्या है, विंड न्यूक्लियर देखते हैं, जो हमारा न्यूक्लियर प्लांट है ना वो अराउंड सबसे कम जो है यहाँ पे यूज करता है, वो ना मतलब लेस देन, ऐसे बोल सकते हैं लेस देन 1 एकड़ से भी कम पर मेगावाट जो है वो लैंड का इस्तेमाल करता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, समझ में आया। जो विंड एनर्जी बेसिकली ये सबसे ज्यादा लेती है, मतलब ये जो है ना इसकी होती है अराउंड 30 से लेकर 150 एकड़ पर मेगावाट जो है, इतनी जो है इसको लैंड की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, ये बड़े बड़े होते हैं हमारे, है ना, बेशक वो ओवरऑल जो हमारी जो इसकी वो होती है, जैसे कि यहाँ पे आपने ये बना दिया, ठीक है, आपने क्या बना दिया, एक विंड टर्बाइन बना दिया, और साथ साथ में आप यहाँ पे फार्मिंग भी कर सकते हो, है ना। लेकिन ये और फिर यहाँ पे बनेगा अलग से, क्यों, अगर ये बहुत क्लोज होंगे तो इसकी वजह से क्या आएगा, टर्बुलेंस आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो सबसे ज्यादा लैंड एक्विजिशन होती है ना सबसे ज्यादा इसमें, तो वो होती है 30 से लेकर 150 फॉर द एवरी एनर्जी प्रोजेक्ट। कोई भी हमारा एनर्जी का प्रोजेक्ट होगा जिससे कि हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, वो प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा किसके लिए होगा हमारा, दैट विल बी फॉर द विंड के लिए। तो हमेशा याद रखना कि बड़े बड़े टर्बाइन साथ साथ में इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते, ठीक है, टर्बुलेंस क्रिएट होगी। दैट इज वाई हम क्या बोल सकते हैं बेसिकली, जब हम बोलते क्या यहाँ पे बोलते हैं, जो विंड एनर्जी हमने यूज करनी है, बेसिकली जो हमारी ईच टर्बाइन होती है ना, ईच टर्बाइन उनके लिए चाहिए होता है ओपन एयर स्पेस जो है उनको नीड होता है ना, ताकि वो क्या काम कर सके एफिशिएंटली, वर्क एफिशिएंटली, सो दे नीड अ ओपन एयर स्पेस। क्लियर हो गया, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि टर्बाइन को साथ नहीं रख सकते, तो टर्बाइन कैन नॉट बी प्लेस्ड क्लोज टुगेदर, क्यों नहीं कर सकते, ड्यू टू द टर्बुलेंस। क्लियर हो गया। तो सबसे ज्यादा लैंड किसमें जरूरी होता है, हमारा विंड एनर्जी में होता है। मतलब वैसे जो हमारी सिंगल टर्बाइन होती है वो ओवरऑल जो हमारा स्पेस है वो ओवरऑल स्पेस तो उसका लेस होता है, लेकिन जब हम स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करते हैं किसी प्लांट के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि कितना ज्यादा उनको रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे आप एक टर्बाइन तो लगाओ, एक विंड मिल तो नहीं लगाओगे, ऐसे बहुत सारे विंड मिल लगाओगे ताकि आपको एनर्जी, प्लांट है ना, वो एक प्लांट की बात करें, प्रोजेक्ट की बात करें, तो उसमें आपको क्या है ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो लैंड एक्विजिशन इसमें ज्यादा होता है, 30 से लेकर 150 एकर्स पर मेगावाट। क्लियर हो गया, 30 से लेकर 50 है। हाइड्रोलिक के लिए कितना है, 2 से लेकर 10, छोटों के लिए, बड़ों के लिए कितना है, 50 से लेकर 100। क्लियर हो गया फॉर हाइड्रोलिक। और सोलर के लिए कितना है, 5 से लेकर 10 तक हो गया। और इसके लिए क्या है, लेस देन न्यूक्लियर पावर प्लांट है, लेस देन 1 एकड़ पर मेगावाट नीडेड है। क्लियर हो गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी बनाते हैं, सोलर से क्या करते हैं, नीचे हम जब नीचे सोलर प्लांट लगाते हैं उससे करते हैं यहाँ पे डैम बनाते हैं, तो इन सबसे क्या एनर्जी बनती है। तो ये सब आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज द अ प्रोजेक्ट विद B/C रेशो ऑफ लेस देन 1। इसने बोला कि देखो जो B/C रेशो है ना वो लेस देन 1 है, वो क्या इंप्लाइज कर रहा है। सबसे पहले आपको B/C रेशो का पता होना चाहिए। B/C रेशो पता क्या होता है, जितना आपने खर्चा किया ना उसका कितना बेनिफिट है, यानी टोटल कॉस्ट, यानी ऐसे बोल सकते हैं इसको ना, अभी तक आपने जितना खर्चा किया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट, क्या लिख सकते हैं, जो भी आपने खर्चा किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट हो गया, और कितना आपको फायदा मिला उस वैल्यू से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स। क्लियर हो गया। अगर B/C रेशियो जो है वो लेस देन 1 है, तो इसका क्या मतलब है, जितना भी हमने जितना हमने खर्चा किया उससे कम हमारे को बेनिफिट मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, B/C रेशियो हो गया। अगर B/C बराबर है, इसका मतलब क्या है, ना तो हमारे को प्रॉफिट हुआ है ना तो हमारे को लॉस हुआ है, क्लियर हो गया। और इससे ज्यादा होगा तो मतलब हमने जितना खर्चा किया उससे ज्यादा हमें बेनिफिट्स मिल रहा है, तो वो बेसिकली क्या इंप्लाइज करेगा, हमारे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा।
क्लियर हो गया? तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि बी बाय सी रेशियो बेसिकली क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। जितना खर्चा किया उसका बेनिफिट, अगर ये दोनों वन है तो इसका मतलब क्या है कि ये जितना बेनिफिट है उतना ही कॉस्ट है, या जितना कॉस्ट है उतना ही बेनिफिट है। अगर जो बड़ा हुआ बी बाय सी वन से तो हम क्या बोलेंगे जितना बेनिफिट आपको मिलना चाहिए था उससे डबल मिल रहा है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट जो है बेसिकली उतनी है। लेकिन बी बाय सी लेस देन वन का क्या होगा कि जितना भी हमारा बेनिफिट है वो सबसे कम मिल रहा है जो हमने इतना ज्यादा खर्चा करने के बाद। मान लो आपने 100 करोड़ खर्च किया, तो 100 करोड़ अगर आपने खर्च किया और आपको रिटर्न जो मिल रहा है वो 90 मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि वहां पे बी बाय सी जो रेशियो है वो लेस देन वन है, यानी जो भी हमने खर्चा किया था उससे तो हमारे को कम ही फायदा मिल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है बी बाय सी रेशियो है वो लेस देन वन है। तो वो हमें क्या बताएगा? प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल? डेफिनेटली नॉट। प्रोजेक्ट शुड बी पोस्टपोन। पोस्टपोन करके कुछ भी फायदा नहीं होगा अंटिल और अनलेस सरकार ने ऐसा बोल दिया कि किसी चीज पे क्या है सब्सिडी है, तब जाके हमको फायदा होगा। तो प्रोजेक्ट को पोस्टपोन करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, तो ये क्या है? रॉन्ग हो जाएगा। प्रोजेक्ट इज नॉट अ इकोनॉमिकल वेरिएबल या आईआरआर इज ग्रेटर देन द डिस्काउंट रेट। बेसिकली जब हम आईआरआर की बात करते हैं ना, तो आईआरआर बेसिकली क्या होता है? ये क्या होता है यहाँ पे देखो, जब हम आईआरआर की बात करते हैं ना तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, बेसिकली जब हम इसकी फुल फॉर्म क्या है? दैट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है इसका मतलब, ठीक है। दूसरा क्या है? मतलब ये ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है ना, मतलब इंटरेस्ट रेट मींस टू से जो भी हमारा डिस्काउंट रेट है, जिसमें कि जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू है, नेट प्रेजेंट जो हमारी वैल्यू है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। आईआर का क्या मतलब? इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न, यानी इंटरेस्ट रेट जो है हमारा यानी डिस्काउंट रेट जो है जिसमें जिसमें क्या होता है जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। अगर मैं बोलूं कि आईआर जो है डिस्काउंट रेट से ज्यादा होगा तो प्रोजेक्ट क्या रहेगा? प्रॉफिटेबल रहेगा। यानी आई आर जो है वो अगर हमारा ज्यादा होगा किससे? डिस्काउंट से ज्यादा होगा हमारे डिस्काउंट रेट से, तो हमारा प्रोजेक्ट क्या रहेगा? प्रॉफिटेबल रहेगा। प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगा। तो इसमें मतलब आईआईआर जो है ग्रेटर देन जो है डिस्काउंट रेट है, तो उस केस में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या रहेगा? प्रॉफिटेबल रहेगा। तो ये चीज तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये है बी बाई सी रेशियो है, इसमें क्या है? प्रोजेक्ट हमारा प्रॉफिटेबल नहीं, प्रोजेक्ट हमारा लॉस में है। क्यों है लॉस में? प्रोजेक्ट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल। बिल्कुल सही बात है, सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा करेक्ट आंसर? कि हमने जितना पैसा खर्च किया था उससे कम ही बेनिफिट मिल रहे हैं, यानी हमने बेनिफिट इन द सेंस कि पैसे में बेनिफिट मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, उसका प्रॉफिटेबल नहीं है कोई भी प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट इज नॉट इकोनॉमिकल वायबल। बिल्कुल सही हो गया। अगर आईआईआर आपका क्या रहेगा? आईआरआर आपका अगर जो कम रहेगा डीआर से, तो हम क्या बोलेंगे? जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्या है? हमारा लॉस में है। क्लियर हो गया? और दोनों बराबर होंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। वही चीज बोले कि हमारा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जो भी मतलब आपने जो भी लगाया है पैसा, उसका जो भी रिटर्न है, अगर उस रिटर्न जो है हमारे डिस्काउंट रेट से ज्यादा है तो हम बोलेंगे प्रॉफिटेबल। समझ में आया आपको? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया जो भी मैंने बोला आपको कि बी बाय सी क्या होता है? ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्या है हमारा? दैट इज द मैथ्यू इफेक्ट। मैथ्यू इफेक्ट किससे ज्यादा एसोसिएटेड है ये पूछ रहा है हमारे से। क्या वो पब्लिक पॉलिसी फेलियर के बारे में बताता है, या इन्वायरमेंटल इनजस्टिस के बारे में बताता है, रिच गेटिंग रिचर एंड पुअर गेटिंग पुअर के बारे में बताता है, या सिस्टम की करप्शन के बारे में बताता है? तो जो हमारा मैथ्यू इफेक्ट है ना वो बेसिकली क्या बोल रहा है कि जिनके पास ज्यादा है ना उन्हें और ज्यादा दिया जाता है, और जिनके पास कम है उनसे भी वो छीन लिया जाता है। समझ में आया कि मैथ्यू इफेक्ट क्या है? बेसिकली रिचर गेटिंग द रिचर एंड पुअर गेटिंग द पुअर, और जितना पुअर के पास है वो सारा का सारा क्या है? उसे छीन लो। तो बेसिकली मैथ्यू इफेक्ट जो है ना वो सबसे पहले हमारे को किसने दिया था? दैट इज द रॉबर्ट के मार्टन ने। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था कि जब हम देखते हैं तो रिच गेटिंग रिचर एंड पुअर गेटिंग पुअर जो है इसका राइट आंसर होगा वैसे बेसिकली। क्लियर हो गया कि क्या बोला है हमारा मैथ्यू इफेक्ट? रॉबर्ट के मैथ्यू। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई अमीर आदमी है, ठीक है, तो वो अमीर आदमी क्या है कि बेस्ट से बेस्ट कोचिंग ले सकता है, ईएससी की सबसे बेस्ट कोचिंग ले सकता है, वो कहीं पे भी जा सकता है, और वो क्या है कि हमेशा टॉप पे ही रहेगा। जो गरीब आदमी होगा वो बेचारा क्या है कि वो एक तो ना किसी इंस्टीट्यूट में जा सकता है ना, वहां पे भी जाएगा तो वहां पे भी वो मारा ही जाएगा, ठीक है, बहुत सारी चीजों की वजह से, जैसे सुपर 30 है। दैट इज वाई क्या है कि आपको क्या है कि ये जो रिचर गेटिंग द रिचर है और पुअर गेटिंग द पुअर है किसने दिया था? मैथ्यू इफेक्ट ने दिया था। ठीक है, समझ में आया आपको? वही चीज मैंने बोली कि देखो जो सबसे हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उन्हीं के बच्चे जो है अब्रॉड या बाहर के देश में जाके पढ़ते हैं, या फिर कोई अच्छी कोचिंग लेते हैं, इंडिया में ही ऐसे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तभी तो बोलते हैं कि जो हमारे नेपोटिज्म वगैरह इन सब की वजह से कौन मात खाता है? हमारा सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग मात खाते हैं। अब जहां पे एक टैलेंटेड बच्चा जाएगा, यहाँ पे कोई अच्छा इंसान जाएगा जो कि थोड़ा गरीब भी होगा, पुअरली इनबैलेंस्ड होगा, लेकिन अगर वो अच्छा करेगा तो वो सबसे आगे जाएगा। लेकिन ड्यू टू द नेपोटिज्म वो हर जगह पे क्या है? मात खाता है, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है, उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास ऐसे लोग नहीं है जो उसको हेल्प कर सके। वही चीज यहाँ पे बताइए कि जो रिचर है वो रिच कहता है, वो किसने बताया हमारे को? मैथ्यू इफेक्ट ने बताया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन है जैसे कि पब्लिक पॉलिसी फेलियर, ये तो कोई और फेलियर है, किसी और फेलियर की बात की। इन्वायरमेंटल इंडस्ट्री, इन्वायरमेंट के बारे में बात की। ठीक है, सिस्टम करप्शन, वो तो हर सिस्टम में होता है, बट ये सिस्टम करप्शन से रिलेटेड नहीं है, ये है मतलब ये इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है, बट डायरेक्टली इससे रिलेटेड है। कैसे? कि अगर जिस सिस्टम में करप्शन होगा तभी तो ये देखो जो भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है ना, वो अगर जी गवर्नमेंट की स्कीम्स अच्छे से लग जाए, सब्सिडी अच्छे से मिल जाए, तो लोगों को राहत मिल जाएगी, और उनसे क्या है कि जो हमारे पुअर है उनको भी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन ये जो ऊपर का करप्शन है, सिस्टम का करप्शन है, इसकी वजह से ही क्या होता है? हमारा जो ये रिच गेट रिचर है और पुअर गेट पुअर है, ये ज्यादा होता है। लेकिन जो सिस्टम का करप्शन है वो इसके साथ मतलब मैथ्यू इफेक्ट दिया किसने? उसका वो किससे एसोसिएटेड है? वो हमारे इससे एसोसिएटेड है, सिस्टम का करप्शन से एसोसिएटेड नहीं है, पर इनडायरेक्टली तो इसी से ही है। वैसे अगर हमारी गवर्नमेंट अच्छे से काम करती तो कभी भी ये चीज नहीं होती। क्लियर हो गया? किस तरह से आया ये? जैसे कि यहाँ पे मैथ्यू इफेक्ट में सारी चीजें मैंने बता दी आपको।